गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नमस्कार आप सभी को। क्लास हमारे द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। जल्दी से आप हमें मैसेज करके बता दें ऑडियो वीडियो सब बेहतर है। गुड इवनिंग, नमस्ते तेजस्वी, मरियम, शशांक, लवली, मीनू। आज पहली बार क्या हो गया, ओल्ड वीडियो दिखे हैं, पतले हैं। राज बाबू कुमार कह रहे हैं आज आज आपके चैनल पे ओल्ड वीडियो दिखे, उसमें आप बहुत पतले थे। सही हो सकता है। ठीक है। योगेंद्र कह रहे हैं कि मेरा एक प्रश्न है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े और गाय पालते थे। तो देखो, घोड़ों को लेकर तो भाई विवाद है। ठीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा वासियों को घोड़ों का ज्ञान था, कुछ लोग मानते नहीं था। गाय तो थी। ठीक है, गाय तो पाली जाती थी, गाय का तो है साक्ष्य। खुशी कह रही है आज आप लेट हो गए, तो थोड़ा टेक्निकल इशू था, सर्वर इशू की वजह से थोड़ा लेट हो गया, माफ कीजिएगा। प्रियंका द्विवेदी गुड इवनिंग। निधि, 2 दिन होली है। शशांक, अच्छा। नीतू, गौरी, ठीक है। और बताइए विद्यार्थियों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ऑडियो वीडियो सब बेहतर है। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब बेहतर है। मरियम, नीतू, शशांक, राजा बाबू, अनामिका, बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए। अंजलि कह रही लेक्चर 7 में केवल 27 मिनट की वीडियो है क्या। इसके बारे में मुझे पता नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है क्योंकि उस दिन टेक्निकल इशू था, तो हो सकता है कम कम क्लास की हो। ठीक है। उसमें देखिए आप ऑप्शनल भी बताए थे, हाँ हाँ, ऑप्शनल की हमारी क्लास जो है हैगी। तो मनीष, आंचल, शशांक, अनामिका, निधि, सब क्लियर है। गुड इवनिंग। चलिए, तो हम जो है आपको साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में, हिस्ट्री के एनसीईआरटी के बारे में। पूजा, जागृति, सोनकर, नीतू, मरियम, पूनम, लवली, सब क्लियर है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आज से लंबा क्लास होगा, हाँ जी बिल्कुल, एकदम आप तैयार हैं, अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया से क्लास लेंगे, बढ़िया से जो है क्लास आपका होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है। राधे राधे जी, ऋतिका जी, ईशा जी, बाकी विद्यार्थियों। तो देखिए, आपको याद होगा सोनकर, अंजलि जी बढ़िया। ठीक, सर 11 से पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ तो बोले सर कि सारा डाल दिया है, मैंने बात किया था, वो बोले सारा पीडीएफ हो गया है। ठीक है, 2-3 पीडीएफ रह गया तो वो भी मिल जाएगा आपको। शशांक कह रहे हैं मैं एनसीईआरटी के साथ ले ली जीएस या अभी बाद में। अगर आपके पास अभी टाइम है तो जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पीडीएफ जो है वो अपलोड हो गया है, मुझे दिखाया था, उन्होंने बताया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। रितिका कह रही है आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। अरे ऐसा कैसे भाई, बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा जी। शशांक, मरियम कह रही है आज प्रैक्टिस क्वेश्चन होता, एक चैप्टर रह गया, इसको कंप्लीट करा दें, फिर हमारा ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। लेक्चर 11 से पीडीएफ वाला आपको बता दिया जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नीतू कह रही मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं सर। अच्छा, आपका कमेंट, आपका क्या कमेंट है भाई। जीएस एडवांस बोल रहा हूँ, हमारे पीडीएफ नहीं आया, तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा मैनेजमेंट को। ठीक है, आज से पहले रिकॉर्डेड क्लास करती थी। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, आप लाइव भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ से कोई युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले। हाँ राजा बाबू जी, स्टार्ट करें। चलिए, मुझे कुछ कहना है, हाँ जी बताइए। नीतू कह रही कौन सा चैनल है आपका। अरे राजा बाबू सी से पूछिए, वो बताएंगे आपको। मैं क्या बताऊँ। ठीक है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मेरा नाम करके आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग देखते थे, बढ़िया, आप रिकॉर्डिंग देखें तब भी दिक्कत नहीं होगा, लाइव देखेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगा, किसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। ठीक, तो हम जो है आपको बता देते हैं कि भाई हमारा जो लास्ट क्लास हुआ था दैट वाज आवर 13th क्लास, है ना, 13th क्लास था ना। अब ये कौन सी वाली थी, हाँ ये वाली होगी। हाँ जी, हाँ जी, 13th क्लास यही थी। तो 13 क्लास जो है वो हमने जो किया था उसको मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसमें जो है गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड चैप्टर शुरू किया था। ये था हमारा नए साम्राज्य और राज्य, ये आपका 11th चैप्टर है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले कालक्रम समझा, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल का एक परिचय मैंने आपको बताया था, समुद्रगुप्त और उनकी विजयों के बारे में बताया था। ठीक है,
समझ रहे हैं? कल पेपर में आरओ का एक क्वेश्चन आया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का और महावंश का। हाँ जी बिल्कुल आया था। ठीक है, हाँ जी आया था बिल्कुल। ठीक, तो गुप्तोत्तर काल और शासक वंश और उनका ये। ठीक है, हाँ जी क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था। आंचल जी आपकी क्वेश्चन मैंने देख लिया। आंचल जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कल आरओ में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पर, वो क्या था, और महावंश पर। वो आपको नहीं बताया गया। अब एक्चुअली क्या है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में उसके बारे में दिया नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, अदरवाइज बता देता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था वो, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। तो अगर आप देखना चाहें, ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सुत्त पिटक जो होता है उसमें बुद्ध के वचन है। विनय पिटक जो होता है उसमें जो है आपका संघ के नियम होते हैं। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं मिलती हैं। और महावंश कोई पिटक पिटक नहीं है, उन्होंने ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था। दीपवंश और महावंश जो है वो श्रीलंका का बौद्ध धर्म का इतिहास है, ठीक है, रीजनल हिस्ट्री है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के वचन है। विनय पिटक संघ के नियम है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक व्याख्याएं मिलती हैं। और महावंश और दीपवंश जो है वो रीजनल हिस्ट्री है, श्रीलंका का इतिहास है। ठीक है, तो उसमें बौद्ध धर्म का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? ठीक है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप जो है क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना जी, समझ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप जो है आरओ वाला पेपर भी देख लेना एक बार, उसमें से क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के। और ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, लगभग जो है 22 से 25 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। मुश्किल से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब थोड़ा टफ था पढ़ना, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा सकते थे, ईजी था। ठीक है, तो उसका तो अभी खैर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं इस आपको करा देता। बट हाँ, वो सुत्त पिटक विनय पिटक वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? बुक पढ़ी थी तो ये ट्राई कर दिया, बढ़िया किया भाई, आपने बुक पढ़ा था तो। ठीक है, अच्छा है, एडवांस क्लास में उसके बारे में दिया है। ठीक है, तो देखिए हमने जो है सबसे पहले कालक्रम समझा था, कैसे जो है यह आपका अस्तित्व में आया, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये पूरा देखा था। फिर उसके बाद हमने गुप्त काल का एक परिचय देखा था, इसका सामान्य कालक्रम, विशेष कालक्रम, शासक, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। फिर इनकी जो है, हाँ जी, बस एक लास्ट चैप्टर रह गया, फिर 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 467 से 550 फिर बाद में कमजोर शासक हुए। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनकी विजयों के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना, कौन कौन सी नीतियां अपनाता है। ये मैंने आपको मैप से भी दिखाया था, मानचित्र से भी दिखाया था। वाह, हिंदी में 58 सही हो गया, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक, बाह्य क्षेत्र के शासकों के बारे में बात किया था, है ना, ये कैसे काम करता है, चित्र मैंने आपको दिखाए थे अलग अलग, ये मैप मैंने आपको दिखाया था। ठीक, इससे प्राप्त अन्य जानकारी मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद हमने गुप्तोत्तर काल के शासक और वंश, इनका जो है हमने बात किया था। और स्पेशली मैंने बस यहाँ तक आपको बताया था, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में कैसे हर्षवर्धन देखने को मिल रहा है और दक्षिण भारत में आपको पल्लव और चालुक्य देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है मैंने आपको हर्षवर्धन के बारे में बताया था कि इसका जो वंश है उसे पुष्यभूति वंश या थानेश्वर का वर्धन डायनेस्टी कहते हैं। यह हरियाणा में है, 500 से लेकर 647 ईस्वी तक है। ठीक है, 500 से लेकर 647 ईस्वी तक है। इसकी राजधानी कन्नौज है और इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। इसके शासक कौन है? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और आपके हर्षवर्धन। यहाँ तक मैंने जो है आपको बताया था। ठीक है, कल जो है मैंने, मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने यहाँ तक बताया था। ठीक है, अभी मैंने जीके नहीं देखा। तो जीके देखिए भाई, हिंदी से केवल कुछ नहीं होगा ना, आपको जनरल स्टडी भी चेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको किया था। अब इसके आगे का जो है, जो आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको आज की पीपीटी में डाल देता हूँ। और इसका जो है एक बहुत ज़बरदस्त एक स्टोरी है जो आपको थोड़ा सा समझना है, और इससे जो है आप समझ पाइएगा कि क्या जो है आपको दिया गया है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन जो है वो गुप्तोत्तर काल, लेटर गुप्ता पीरियड का एक रूलर है।
अब इसका जो टाइम पीरियड है अगर आप नोट करना चाहें, हालांकि इसमें लिखा हुआ है 606 से लेकर 647 ईस्वी, 606 से लेकर 647 ईस्वी, ये किसका है? हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है। और गुप्तों के पतन के बाद यह जो है एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखने को मिलता है, जिसका नाम आपको याद रखना है, जो मुख्य रूप से, ठीक है, इस पे आरओ में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस पे आरओ पे भी क्वेश्चन आया था, इसको सकल उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है, पूरे नॉर्थ का स्वामी, ठीक है, सकल उत्तरोपथ स्वामी, ऐसे करके इसकी उपाधि थी। तो ये जो है कहा जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया का, कह सकते हैं, राजा। तो ये जो है इसको उपाधि दी गई थी सकल उत्तरापथ स्वामी। ये आपका आरओ के एग्जाम में आया है, ठीक है, कल जो एग्जाम हुआ था ना उसी में क्वेश्चन ही पूछा था। उपाधि इसकी थी सकल उत्तरापथ स्वामी। पूरा उत्तर भारत जो है इसने जीत लिया था, इसलिए सकल उत्तरापथ स्वामी इसे कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए इसकी कहानी क्या है, इसका बारे में जो जानकारी है, इसके बारे में जो जानकारी है, ठीक, जो हर्षवर्धन है उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है हर्षचरित से। किसके बारे में प्राप्त होती है जानकारी? हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है हर्षचरित से। हर्षचरित क्या है? तो हर्षचरित एक काव्य रचना है, जिसकी रचना किसने की थी? तो वाणभट्ट नाम के एक व्यक्ति ने की थी। वाणभट्ट कौन थे? उनके दरबारी कवि थे, यानी चाटुकार थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। समुद्रगुप्त का कौन था? तो हरिशेन था। ऐसी वाणभट्ट का कौन है? तो वाणभट्ट का है कौन? तो उसका, सॉरी, हर्षवर्धन का कौन है? वाणभट्ट है, ठीक है ना जी। और वाणभट्ट ने जो है इनका काफी अच्छा वर्णन किया है और बताया है, ठीक है, आज जो है बताया है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है। राजा बाबू कह रहे हैं कि आप 10 चैप्टर नहीं करवाए, क्यों क्यों नहीं करवाए हैं? 10वां चैप्टर हम कराएंगे क्लास 7th के साथ, ठीक है, अच्छा जो लास्ट चैप्टर है ना उसके साथ कराएंगे। जो 10th चैप्टर है ना आपका, 10th चैप्टर, उसमें तीर्थ यात्री और व्यापार और उसमें जो है कल्चरल एस्पेक्ट दिया हुआ है, तो वो मैं आपको लास्ट चैप्टर के साथ कराऊंगा, ठीक है, लास्ट चैप्टर के साथ, समझ रहे हैं? तो ये आपका 11वां चैप्टर है, फिर उसके बाद 12वां चैप्टर होगा। तो जो 12वां चैप्टर है, जो 10वां चैप्टर, 12वां और 10वां चैप्टर दोनों जोड़ के मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ 10वें चैप्टर के कुछ एस्पेक्ट आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, जिसमें स्पेशली भक्ति आंदोलन के बारे में जो दिया हुआ है, जो डिटेल उसमें दिया हुआ है क्लास 6 की 10th चैप्टर में, वो मैं आपको क्लास 7th में भी कराऊंगा। तो कुछ छूटेगा नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखो हर्षवर्धन की जानकारी का स्रोत क्या है? हर्षवर्धन, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? हर्षवर्धन की जानकारी का जो स्रोत है, हर्षवर्धन की जानकारी का स्रोत जो है वह है आपकी हर्षचरित, ठीक है। क्या नाम है उसका? हर्षचरित। हर्षचरित, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, हर्षचरित का मतलब क्या हो गया? इट इज बेसिकली एन बायोग्राफी, ठीक है, जीवनी है हर्ष की। हर्ष की एक जीवनी है, जिसको किसने लिखा था? तो उसके दरबारी कवि वाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? दरबारी कवि वाणभट्ट ने लिखा था। अब वाणभट्ट कौन है? तो उसका दरबारी कवि है, यानी उसका एक तरीके से चाटुकार है, और उसने भी हर्ष के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें फेंकी हैं, ठीक है। जैसे हरिशेन ने बोला था, सेम चीज ये कर रहा है। अब देखो, अब ये जो हर्ष के राज्यारोहण की जो कहानी है, ठीक है, वो काफी डिटेल से वो बताता है, ठीक है। हर्ष के राज्यारोहण की कहानी जो है, हर्ष के राज्यारोहण, हर्ष के राज्यारोहण की कहानी जो है वो काफी डिटेल से बताता है। इसकी जो कहानी है वो बहुत रोचक है, ठीक है। इसकी कहानी जो है वो क्या है? काफी रोचक है, ठीक। अब ये क्या कहानी है, तो इसको जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा भी मिलती है, ठीक है, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है आपको ये समझ में आएगा। हाँ जी, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सही बात है। एनसीईआरटी नहीं लिया हूँ तो यार नोट्स ही काफ़ी है, नोट्स से ही आपका हो जाएगा, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी के लिए रिवीजन करवा देंगे, बिल्कुल करा देंगे भाई, ठीक है। एक बार पूरा आपको बता देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। तो देखो, आपको जो हर्षवर्धन के बारे में जो राज्यारोहण की कहानी है वो हर्षचरित में देखने को मिलती है, और वाणभट्ट जो है इसकी बहुत बढ़िया से कहानी सुनाता है कि कैसे इसका राज्यारोहण हुआ और कैसे जो है आगे चलकर हर्षवर्धन ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है उसको जीतने के एक अभियान पर निकल गया, ठीक है। अब ये कहानी क्या है? तो देखो, कहानी के पात्र जो है पहले समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था
प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, तीन इंपॉर्टेंट जो है इसमें रूलर हैं, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, अब देखिए इनकी कहानी क्या है, कहानी ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रभाकर वर्धन जो है वो कौन है, तो प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का कौन है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन कौन है, पिता है। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन इस कहानी में कौन है, ही इज द फादर फिगर। प्रभाकर वर्धन कौन है, प्रभाकर वर्धन पिताजी हैं राज्यवर्धन के और हर्षवर्धन के। ठीक है, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है प्रभाकर वर्धन से। ठीक है, तो कहानी का पहला पात्र आपका आ गया सामने और वो है आपका प्रभाकर वर्धन। ठीक है, कहानी का पहला पात्र कौन है, कहानी का पहला पात्र है प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो है उसका, ठीक, उसके जो है तीन, ठीक है, तीन पुत्र पुत्रियों के बारे में वो जानकारी देता है। कौन, वाणभट्ट। कौन कौन है भाई, तो उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो भाई एक हो गया आपका राज्यवर्धन, ठीक है, एक हो गया आपका राज्यवर्धन, दूसरा हो गया आपका हर्षवर्धन, ठीक है, और तीसरी हो गई आपकी राज्यश्री। ठीक है, तीसरी कौन हो गई, तीसरी हो गई राज्यश्री। समझ पा रहे हैं आप, ठीक, ठीक है, फिर से बताऊं, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कौन देता है, वाणभट्ट देता है। किसमें देता है, हर्षचरित में। और इसका राज्यारोहण कैसे, वो सिंहासन पे कैसे बैठा, इसकी बहुत बढ़िया कहानी इसने सुनाई है। क्या कहता है, ये कहता है कि प्रभाकर वर्धन जो था उसके दो लड़के थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उनकी एक बहन थी राज्यश्री। ठीक है, अब हुआ क्या कि राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई, सॉरी जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, दूसरी कहानी इसी के साथ जुड़ी हुई है कि प्रभाकर वर्धन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन इज डेड, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इसमें बड़ा कौन है, राज्यवर्धन है। ठीक है, बड़ा कौन है, राज्यवर्धन है। तो शासक कौन बना, शासक बना आपका राज्यवर्धन। शासक कौन बन गया, शासक बन गया आपका राज्यवर्धन। ठीक है, शासक कौन बन गया है, शासक बन गया आपका राज्यवर्धन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। प्रभाकर वर्धन है, उसके दो बेटे हैं, जिसमें प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद इसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन नाउ बिकेम द किंग, ये जो है राजा बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आगे क्या हुआ भाई, तो देखो आगे क्या है कि जो राज्यश्री है, ठीक है, राज्यश्री जो है, इस राज्यश्री का विवाह हो चुका है। ठीक है, इसका जो है विवाह हो गया था, पहले ही हो गया था। राज्यश्री का जो विवाह हुआ वो हुआ आपका कन्नौज के राजा के साथ। ठीक है, उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है, कन्नौज का राजा जो है उसके साथ उसका क्या हुआ, विवाह हुआ। कन्नौज के राजा के साथ इसका क्या हो गया, ब्याह हो गया। ठीक है, कहानी क्या है, प्रभाकर वर्धन के तीन बच्चे हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। इसमें प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन बना राजा, राज्यवर्धन बना, बिकॉज ये बड़ा बेटा है। और राज्यश्री का विवाह हो गया है किसके साथ, कन्नौज के राजा के साथ। ठीक है, यहां तक कहानी चल रही है। अब आएगी कहानी में विलेन की एंट्री। ठीक है, अब कौन आ रहा है, विलेन। ठीक है, वो विलेन आएगा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट क्या है, कहानी का विलेन। ठीक, मुख्य प्रतिद्वंदी। अब विलेन तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रमुख प्रतिद्वंदी। ठीक है, प्रमुख प्रतिद्वंदी। नाउ एंटर द मेन विलेन। अब जो है मेन विलेन जो है एंट्री कर रहा है और उसका नाम है गौड़ का राजा। ठीक है, गौड़ शासक, गौड़ शासक शशांक। ठीक है, ही इज द मेन विलेन इन द स्टोरी ऑफ हर्षा। हर्षा की स्टोरी में मेन विलेन कौन है, तो है आपका शशांक। शशांक इज द मेन, ठीक है, विलेन, और यू कैन से मेन, कह सकते हैं एंटागोनिस्ट। ये जो है मेन एंटागोनिस्ट है या जो है आपका विलेन है। तो शशांक क्या था कि शशांक चाहता था कि मैं जो है उत्तर भारत पे कब्जा कर लूं। ठीक है, अब देखो प्रभाकर वर्धन का जो लड़का है राज्यवर्धन, ठीक है, इनका इनका शासन कहाँ पे है, तो ये हैं आपके स्थानेश्वर के राजा। कहाँ के राजा हैं, स्थानेश्वर के राजा। मैंने आपको बताया था पुष्यभूति डायनेस्टी कहाँ पे थी, स्थानेश्वर हरियाणा में थी। पुष्यभूति डायनेस्टी कहाँ पे थी, स्थानेश्वर हरियाणा में थी। तो ये हरियाणा से रूल कर रहे थे। और इनकी बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हो गया, कन्नौज के राजा के साथ। यानी इनडायरेक्टली इनका कन्नौज पर भी जो है प्रभाव है। समझ पा रहे हैं आप, इस बात को समझिए कि हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई है राज्यवर्धन, वो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बना राजा, और वो राज कर रहा कहाँ से, थानेश्वर से, जो आपका हरियाणा में है। ठीक है,
दूसरी तरफ इनकी बहन का विवाह हो चुका है कन्नौज के राजा के साथ, तो कन्नौज के एरिया पर भी जो है इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल बना हुआ है क्योंकि दोनों रिश्तेदार हैं। और ये चीज़ जो है, ये गौड़ का राजा, गौड़ कहाँ पे है ये भी मैं बता दूं, ये आपका बंगाल के रीजन में है, ठीक है। तो ये बंगाल का शासक है। तो बंगाल का राजा जो आपका मेन एंटागोनिस्ट है शशांक, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसको लगा कि ये तो भाई बहन मिलके पूरा नॉर्थ इंडिया कब्जा लिए हैं, कि भाई ये हरियाणा से राज कर रहा है, इसकी बहन का जो पति है वो आपका कन्नौज का राजा बना बैठा है, तो नॉर्थ इंडिया का बड़ा एरिया तो इन्होंने ही हड़प लिया। अब आ गया इसको गुस्सा, ठीक है। शशांक जो है अब आ गया बदला लेने के ऊपर, कि उसने सोचा कि इनको मैं निपटाऊं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने क्या किया, जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था ना कि टारगेट किसको किया जाता था, अगर हीरो को जो है आपको कमजोर करना है तो उसकी बहन को टारगेट करते थे। तो वही चीज इसने करी कि इसने क्या किया कि इसने बदला लेने के लिए क्या किया, बंगाल के शासक ने बदला लेने के लिए क्या किया कि इसका जो है एक चेला हुआ करता था मालवा का राजा, मालवा आपका एमपी के क्षेत्र में है, ठीक। तो इसने क्या किया कि मालवा के शासक के सहायता से, मालवा का जो राजा है, ठीक है, मालवा के शासक को बोला कि ऐसा कर तू जाके कन्नौज के राजा को मारे आ, ठीक है। तो शशांक के कहने पे जो मालवा का राजा है वो जाके कन्नौज के राजा को मारे आया, ठीक है। कन्नौज का राजा मरा, ठीक है, कन्नौज का राजा जो है मर गया। और राज्यश्री जो है हो गई हमारी विधवा, राज्यश्री क्या हो गई, वो हो गई हमारी विधवा, ठीक है। अब ये चल रहा है। अब विधवा क्या है, उसने क्या किया, उसको कैद कर लिया। कहानी क्या है, कहानी समझिएगा, बड़ी मजेदार कहानी सुना रहा है ये। हर्षचरित क्या कह रहा है, हर्षचरित कह रहा है प्रभाकर वर्धन जो है वो थानेश्वर का राजा था, उसके मृत्यु के बाद राज्यवर्धन राजा बना जो थानेश्वर से राज कर रहा है। इसकी बहन का विवाह कन्नौज से हुआ है, ठीक है, कन्नौज के राजा से, और दोनों नॉर्थ इंडिया में अपना सेटल किए हुए हैं। ये चीज बंगाल के राजा शशांक को पसंद नहीं आई, वो है विलेन। और उसने क्या किया कि अपने एक चेले को भेजा, मालवा का राजा उसका चेला है, उसको जो है उसने भेजा और उसने कन्नौज के राजा को मरवा दिया और राज्यश्री को कैद कर लिया, ठीक है। अब राज्यश्री कैद में है, ठीक है, वो जेल में है और चिल्ला रही कि भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बताओ, जैसे पुरानी पिक्चरों में होता होगा, आपने देखा ही होगा पुरानी पिक्चरें, हाय भैया मैं तो मरी मुझे बचाओ, उस टाइप का चल रहा है। तो इसने जो है उसकी चीखें सुन ली कि अरे मेरी बहन को जो है इन्होंने क्या कर लिया है, कब्जे में ले लिया है। तो इसका जो है भाई, ये जो हमारा राज्यवर्धन है, ठीक है, हाँ जी वही है जिसके बारे में कहा जाता है, हाँ जी देवगुप्त, बिल्कुल सही बात है। तो शशांक वही जिसने गौतम बुद्ध के बोधि वृक्ष को जलाने की कोशिश की थी, सही बात है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, समझ रहे हैं। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा जो है मैंने कहानी में पात्र का नाम इसलिए नहीं डाले क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मालवा के राजा ने जो है कन्नौज के राजा को मरवा दिया, और उसकी जो पत्नी थी, यानी जो आपकी ये जो है प्रभाकर वर्धन की बहन, सॉरी राज्यवर्धन की बहन, इसको इसने कर लिया कैद। अब कैद कर लिया तो वो कैद खाने से चिल्ला रही है कि भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। अब भैया को आया गुस्सा, ठीक है, ये जो हमारे राज्यवर्धन है, ठीक, राज्यवर्धन ने निकाली तलवार और उसने बोली कि बाप का, बेटे का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा तेरा ये राज्यवर्धन, ठीक। तो राज्यवर्धन अपना तलवार निकाल के भागा, ठीक, समझ रहे हैं। राज्यवर्धन जो है तलवार निकाल के गया और वो जो है राज्यश्री को छुड़ाने के लिए गया, लेकिन इसके दुश्मन पहले से ही तैयार बैठे थे, ठीक है, उन्हें पता था कि राज्यवर्धन आएगा, ठीक है, जैसे करण अर्जुन आएंगे ना उसी टाइप का, राज्यवर्धन को पता था कि ये आएगा, तो ये पहले से ही घात बैठा के बैठे थे। तो जैसे ही राज्यवर्धन जो है वह राज्यश्री को, ठीक है, बचाने के लिए आया, तब जो है इन सब ने मिलकर, ठीक है, मालवा और ये सब राजाओं ने मिलकर धोखे से क्या कर दिया कि राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट क्या हो गया कि इस पूरी कहानी में जो आपका राज्यवर्धन है उसका भी हो गया अंत, ठीक है, राज्यवर्धन की भी हत्या। नाउ राज्यवर्धन इज ऑल्सो, ठीक है, मर्डर। समझ पा रहे हैं कहानी कैसी चल रही है, ठीक है। कितने पेज हो गए, यही पेज हुआ है बस, इतना ही चल रहा, अभी कहानी चल रही भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। समझ रहे हैं कैसे कहानी चल रही, कहानी को समझिएगा कैसे है कि भाई वाणभट्ट बोल रहा है कि प्रभाकर वर्धन है, उसके दो भाई हैं, एक बेटी है। इसमें जो है राज्यवर्धन बड़ा भाई है, हर्षवर्धन छोटा भाई है। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा के साथ हुआ है। विलेन की एंट्री होती है, विलेन जो है मरवा देता है किसको, राज्यश्री के पति को। और जब उसको कैद करके रख लिया जाता है और जब उसका बड़ा भाई उसे बचाने आता है तो उसकी भी हत्या हो जाती है।
समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या क्या चल रहा है कहानी? अब इसी में वो आगे बताता है, अब इसी में आगे बताता है कि इसी इसी पूरी पृष्ठभूमि, ये पूरा हर्षा का बैकग्राउंड है। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ हर्षा, कि भाई हर्षा के सामने क्या दिक्कत है। तो हर्षा के सामने जो है बहुत जबरदस्त दिक्कत ये है कि एक तो उसकी बहन को जो है कैद करके रखा हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि उसको मजबूर किया गया कि तुम जो है सती हो जाओ। ठीक है, तो वो जो है, जो चिता होती है ना, चिता, चिता के ऊपर बैठी हुई है तिल्ली लेके। ठीक है, वो जो है मिट्टी का तेल लेके बैठी हुई, उसने उगल लिया, डाल लिया अपने ऊपर मिट्टी का तेल, और वो हाथ में जो है माचिस लिए बैठी कि जलाऊं, अब जलाऊं, अब जलाऊं। ठीक है, तैयार बैठी है जलाने को वो। दूसरी तरफ राज्यवर्धन इज डेड। ठीक है, तो उसके सामने अब चुनौती क्या है, हर्षवर्धन के सामने चुनौती क्या है? तो हर्षवर्धन के सामने चुनौती ये है कि एक तो अपनी बहन को उसे बचाना है, क्योंकि वो बैठी है अपनी फ्यूनरल पायर पे। ठीक है, चिता पे बैठी है, अपना मिट्टी का तेल उड़ेल के, और जो है तिल्ली लगा के बैठी हुई है कि दुश्मनों तुम मेरे पास आए तो मैं लगा लूंगी अपने आप को आग। तो उसको भी बचाना है उसको। ठीक, और दूसरा चीज क्या है कि भाई कन्नौज का जो एरिया है, कन्नौज का जो एरिया है जिस पर उसके दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, कि गौड़ का राजा नजर गड़ाए बैठा है, मालवा का राजा नजर गड़ाए बैठा है, उससे भी जो है उसको बचाना है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना? तो इसी 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 पृष्ठभूमि में कहा जाता है, जो वाण भट्ट ने बताया है, कि इसी पृष्ठभूमि में जो है, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन जो है अपना तलवार लेके निकलता है। ये देखो ऐसे करके तलवार पकड़ा उसने, ये देखिए ये तलवार है, और ऐसे करके जो है घुमाते हुए जा रहा है कि अब जो है मैं सीधा गर्दनी तेरी उतारूंगा। तो तेजी से निकला, और उसके बाद वो सारे के सारे दुश्मनों को मारते हुए जा रहा है। तो इसका जो है पूरा डिटेल उसने वर्णन किया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि किस तरीके से वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और तेजी से आगे बढ़ते 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 उसने पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जीत लिया। समझ पा रहे हैं आप कि भाई इसका जो है कहानी क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से अब हर्षवर्धन जो है अपनी एक विजय यात्रा पे निकला है, और वो जो है पूरा का पूरा बदला लेना चाहता है मालवा के राजा से, बंगाल के राजा से, और जो भी आ रहा है उसको वो गाजर मूली की तरह खीलते हुए जा रहा है कि मैं सबको जो है दूंगा निपटा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हर्षवर्धन को ही जो है सब संभालना था। ठीक, अब देखो, अब हर्षवर्धन जो है निकला, कौन सा वाला पॉइंट हो जाएगा? तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब आ जाएगा आपका पांचवा पॉइंट। अब आ जाएगा आपका पांचवा पॉइंट। तो हर्षवर्धन की जो है अब विजय यात्रा शुरू हुई, हर्षवर्धन की जो है विजय यात्रा शुरू हुई। नाउ ही इज ऑन अ, ठीक है, मिलिट्री स्प्री, विक्ट्री स्प्री। अब वो जीतने के लिए तैयार बैठा है। ठीक, समझ रहे हैं? अब देखो इसकी जो विजय यात्रा शुरू हुई है उसमें आप याद रखिएगा कि वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ते 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 जो जो उसके एरिया में आ रहा है सबको वो जीतता जा रहा है। जैसे कि उसने जो है आगे बढ़कर जो मालवा का रीजन है वो जीता। ठीक है, आगे बढ़कर जो मगध का रीजन है वो जीता। ठीक है, आगे बढ़कर जो कन्नौज का रीजन है वो जीत लिया। ठीक, उसके आगे बढ़कर बंगाल के भी बहुत सारे रीजन उसने जीत लिए। हालांकि शशांक को पूरी तरीके से पराजित नहीं कर पाया, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कर दिया था। ठीक है, तो उस पर डिबेट है, खैर उसको छोड़िए। तो बंगाल के क्षेत्र उसने जीते। ठीक, बंगाल के क्षेत्र जो है उसने जीते। ठीक, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते मालवा क्रॉस करके जो है साउथ इंडिया की तरफ जाने की तरफ बढ़ा। क्या वो बोला कि मैं साउथ इंडिया भी जीत लूंगा, पूरा नॉर्थ इंडिया जीत चुका हूँ। ठीक है, हरियाणा का एरिया उसके कब्जे में है, कन्नौज का एरिया उसके कब्जे में है, मालवा का एरिया उसके कब्जे में है, मगध का एरिया उसके कब्जे में है, बंगाल के एरियाज उसने कब्जा लिए। असम का जो राजा था वो उसका फ्रेंड हुआ करता था। ठीक है, भास्कर वर्मन, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। तो वो जो है सारा का सारा एरिया नॉर्थ इंडिया का जीत चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब वह जो है बढ़ा कहाँ पे? दक्षिण भारत की ओर। अब उसने सोचा कि मैं दक्षिण भारत की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की ओर जो है वो बढ़ता है। अब यहीं पे जो है उसको लगेगा सेटबैक, यहीं पे जो है उसको क्या लगेगा? यहीं पे उसको लगेगा एक धक्का, क्योंकि दक्षिण की तरफ वो जैसे ही बढ़ा तो नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी जो है वहां पर एक लड़ाई हुई, उसे कहते हैं वॉर ऑफ नर्मदा। और उस नर्मदा नदी की लड़ाई में उसको हार का सामना करना पड़ा। तो उसको जो विजय रथ था, जो विजय रथ पे बैठा हुआ निकलता हुआ जा रहा था, अब उसका थम गया और वो वहीं तक रुक गया। ठीक है, तो वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा, और दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने पर नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर जो है, नर्मदा नदी के तट पर जो है उसको हार का सामना
करना पड़ा। ठीक है, हार का सामना करना पड़ा। और याद रखिएगा कि उसने जो है किसको, मतलब उसको किसने हराया था, तो उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, क्या नाम है? पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन सेकंड कौन से वंश का था? तो ये चालुक्य वंश का था। ही वॉज बिलोंगिंग टू द चालुक्यन डायनेस्टी। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वातापी का चालुक्य। ठीक है, चालुक्य कई सारे हैं तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, इससे जो है इसको हार का सामना करना पड़ा। और ये कौन सा चालुक्य था? तो ये वातापी का चालुक्य था। ठीक है, कई सारे चालुक्यों के बारे में आपको बताया जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे चालुक्य हैं, वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, वेंगी का चालुक्य, कई सारे चालुक्य हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका अभी जो है वो है आपका वातापी का चालुक्य। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा कौन है? तो वो है आपका पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, समझ में आया भाई आपको? तो इस तरीके से ये कहानी जो है वह, हालांकि इतनी डिटेल से तो नहीं दी है, लेकिन मैंने आपको सुना दी क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा। ठीक, समझ रहे हैं भाई? और फिर उसके बाद जो है अब हर्षवर्धन राज करता रहा। ठीक है, तो आगे हर्षवर्धन जो है, इसमें छठा पॉइंट लिख सकते हैं, आगे हर्षवर्धन जो है, आगे हर्षवर्धन जो है, ठीक है, आगे हर्षवर्धन जो है कन्नौज से राज करना शुरू कर दिया, कन्नौज से राज किया। तो यहीं से आप देखिएगा कि कन्नौज जो है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर उसके और आगे आप देखिएगा क्लास 7th की एनसीईआरटी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कन्नौज को लेकर जो है एक ट्राईपार्टाइट, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। तीन लोग जो है आपस में भिड़ जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से जो है हर्ष ने कन्नौज को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया था कि उसको लेकर अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, पुलकेशिन ने उसके हरा दिया, बचा लिया उसने अपनी बहन को, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मूवीज में तो नहीं होता, उसकी बहन बहन तो मर जाती है, लेकिन इसने बेचारे ने बचा लिया था, तो किस्मत इसकी बढ़िया निकली। ठीक है, उसकी बहन का क्या हुआ? बचा लिया भाई, बचा लिया, बचा लिया। ठीक है, जो उसकी बहन थी वो अपना आग लगा के तैयार बैठी थी, तो उसने उसके हाथ से माचिस छीन ली। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बस इस तरीके से उसने अपनी बहन को बचा लिया। ठीक है भाई, ये समझ में आया आपको? तो ये जो है आपको कहानी समझनी है। बाकी इसके बारे में और डिटेल भी चर्चा करेंगे आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में, बस इतना ही दिया है तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अदरवाइज इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हर्षवर्धन के समय में हुएन सांग भारत आया था। हुएन सांग जो है वह अलग अलग प्रकार की वर्णन करता है। ठीक है, भारत के बारे में बताता है। इसके अलावा जो है आपने सुना होगा कि ये जो हर्षवर्धन था ये काफ़ी दरिया दिल किस्म का इंसान हुआ करता था। ये वैसे तो शैव धर्म को मानता था, लेकिन बौद्धों का भी काफ़ी सम्मान करता था। और इसने जो है अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के आयोजन वगैरह किए थे। समझ रहे हैं? जैसे कि प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद हुआ करता था, उसके बारे में कहा जाता है कि ये सारे अपने कपड़े उपड़े सब दान कर देता था। इसी तरीके से इन्हें बुद्धिस्ट जो हैं बौद्धों के लिए सम्मेलन बुलाए थे। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो हैं इसके बारे में देखने को मिलती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, ठीक है, समझ आया ना? वातापी क्या है? वातापी इसकी राजधानी है। ठीक है, वातापी क्या है? वातापी इसकी कैपिटल है। ये आपके कर्नाटका में है। ठीक है, वातापी क्या है? वातापी चालुक्य की राजधानी है। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, वैसे ही चालुक्य की राजधानी क्या है? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना जी, समझ में आया ना आपको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किस पर? तो दक्षिण भारत पर। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है मैं नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आपको जो है दिक्कत इसमें हो जाएगी। प्रमुख शासक हो गए। ठीक, फिर हर्षवर्धन की जानकारी का स्रोत हो गया, राज्यारोहण की कहानी। तो इसको मैं जो है पॉइंट में ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, एक, क्योंकि नंबरिंग में गड़बड़ नहीं हो, दो, रोमन नंबर्स में कर दे रहा हूँ इसको, तीन, फिर चार, फिर उसके बाद इसमें जो है ये तो इरेज हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा पाँच। ठीक, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका छः।
ये मैं रोमन नंबर में कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपकी किसकी कहानी, तो हर्षवर्धन की कहानी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑल्दो काफ़ी विविड डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको जो है इसको याद करने में दिक्कत होगा। दो चार चीज़ें इसमें और ऐड कर लेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है ना जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के बारे में। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के बारे में। जो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें दक्षिण भारत में दो राजवंशों के बारे में चर्चा है, ठीक है। बाकी राजवंशों के बारे में आपको क्लास 7 में चर्चा देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो चर्चा आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दी है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं, ठीक है, दक्षिण भारत राजवंश। तो अगर हम दक्षिण भारत राजवंश के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के राजवंश में आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में दो राजवंशों के बारे में दिया हुआ है। दक्षिण भारत में आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दो राजवंशों के बारे में दिया हुआ है। एक कौन सा है, तो एक है आपका चालुक्य वंश जो मैंने आपको बताया पुलकेशिन वाला, और दूसरा आपको दिया है पल्लव, ठीक है। तो चालुक्य और पल्लव के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चालुक्य और पल्लव, चालुक्य और पल्लव के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब इनका जो है थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, हालांकि क्लास 6 की एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें चालुक्यों की, तो उन्हें कहते हैं वातापी के चालुक्य। इन्हें क्या कहा जाता है, वातापी के चालुक्य। वातापी यानी इनका क्या था, बादामी, ठीक है। बादामी आपका कर्नाटका में है, ठीक है। तो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, ठीक है। इनका टाइम पीरियड जो है वो 6ठी से 8वीं शताब्दी तक है, 6ठी से 8वीं शताब्दी तक है, सिक्स्थ, छठी, ठीक है, सिक्स्थ से लेकर 8th सेंचुरी, ठीक है, 6ठी से लेकर 8वीं शताब्दी तक है। और अगर आप प्रिसाइसली डेट याद रखना चाहें तो 6th सेंचुरी यानी लगभग 543 से लेकर 753 तक, 543 से लेकर 753 एडी तक, 543 से लेकर 753 एडी तक, यानी 6ठी से 8वीं शताब्दी, ठीक है। अब इनकी जो डिटेल्स अगर आप करना चाहें तो इनकी जो राजधानी थी, इनकी जो राजधानी थी वो आपकी हुआ करती थी, ठीक है, वो आपकी हुआ करती थी वातापी, ठीक है, वातापी, ठीक, या बादामी भी उसे कहते हैं। बाद में इनकी राजधानी एहोल भी थी, ठीक है। तो शुरुआत में इनकी राजधानी वातापी थी, ठीक है, वातापी। बाद में इनकी राजधानी क्या हो गई, एहोल हो गई। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। इनकी राजधानी क्या है, तो वातापी और एहोल। इसमें एहोल आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध राजधानी है, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध राजधानी है, ठीक। और ये आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी है आपकी कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटका में। यानी जो वातापी के चालुक्य थे वो कहाँ पे राज कर रहे थे मेनली, तो ये मेनली राज कर रहे थे कर्नाटका रीजन में, ठीक है। कहाँ पे, कर्नाटका रीजन में राज कर रहे थे, ठीक है। अब इनके प्रमुख शासक कौन है, हु इज द इम्पोर्टेंट रूलर्स, तो इसमें दो तीन का नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम प्रमुख शासक के बारे में बात करें, मेन रूलर्स के बारे में बात करें, प्रमुख शासक के बारे में बात करें, तो प्रमुख शासक में आप याद रखिएगा, इसमें जो सबसे शुरुआती शासक हुआ उसका नाम था पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है। पहला शासक कौन है, पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है। पहला शासक कौन है, पुलकेशिन फर्स्ट। 543 से लेकर 566 तक। डेट नहीं याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस मोटा मोटा याद रखिएगा, 6ठी से 8वीं शताब्दी, पुलकेशिन फर्स्ट 543 से लेकर 566 एडी। और इसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था कीर्तिवर्मन, ठीक है। इसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन सेकंड, ठीक, करने को लिख सकते हैं यहाँ पे, कीर्तिवर्मन सेकंड। और ये राज कर रहा है 746 से लेकर 753 तक, 746 से लेकर 753 तक, ठीक। अब इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन है, तो ऑब्वियसली मैंने अभी नाम बताया, पुलकेशिन सेकंड। सबसे महान शासक कौन है इस राजवंश का, तो इस राजवंश का सबसे महान शासक है, ठीक है, सबसे
महान शासक कौन है? तो सबसे महान शासक है आपका पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, कौन है भाई? तो सबसे महान शासक है पुलकेशिन सेकंड, है ना, मैंने आपको बताया ही। पुलकेशिन सेकंड जो है वो सबसे महान शासक है। इसका टाइम पीरियड है 610 से लेकर 642 तक, 610 से लेकर 642 तक। ठीक है, अब पुलकेशिन सेकंड के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ, किसका यहाँ नेटवर्क इशू है भाई? ठीक है, अभी तो चल रहा है भाई हमारे यहाँ, किसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई क्या भाई? दिख रहा है ना आपको? ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, अगर बीच में आपका कोई नेटवर्क वेटवर्क का इशू होता है तो उसे आप बंद करके दोबारा से खोल लिया करिए। ठीक है, वो दोबारा से चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल, अब ऑनलाइन क्लास में बीच बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक, तो ऐसा परेशान नहीं होना है। तो सबसे महान शासक पुलकेशिन सेकंड है। ठीक, अब पुलकेशिन सेकंड की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया आपको पुलकेशिन सेकंड कौन है। ये वही राजा है जिसका हर्ष से लड़ाई हुआ था। तो हर्ष से लड़ाई हुआ, उसने हर्षवर्धन को हराया। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चला कि हर्षवर्धन को इसने हराया? क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन सेकंड से हारा, ये वाणभट्ट ने नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि वाणभट्ट तो चाटुकार था, उसकी हार कैसे बता देता? तो वो जो है उस बात को स्किप कर जाता है। ठीक है, बीच में जो है इधर उधर बात कर देता है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है पुलकेशिन सेकंड से मिलती है। पुलकेशिन सेकंड का अभिलेख मिला है, एहोल प्रशस्ति, वो बताता है इसके बारे में कि किस तरीके से हर्षा को उसने हराया था। समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो हर्षवर्धन की जो आपकी प्रशस्ति है ना, हर्ष चरित्र, उसमें इसके बारे में वर्णन नहीं है कि इसको हराया गया था। समझ पा रहे हैं? पुलकेशिन सेकंड से हमें जानकारी मिलती है कि उसने हर्ष को हराया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसके कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैसे कि पुलकेशिन सेकंड में अगर पहला पॉइंट हम देखें, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है सबसे महान शासक है। ठीक है, पुलकेशिन कौन है? तो ये जो है सबसे महान शासक है, ही इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर, सबसे महान शासक है। ठीक, और इसकी जो प्रमुख जानकारी का स्रोत है वो क्या है? वो है आपकी एहोल प्रशस्ति। ठीक है, इसकी प्रमुख प्रशस्ति क्या है? प्रमुख प्रशस्ति क्या है? तो इसे कहते हैं एहोल प्रशस्ति। ठीक है, क्या नाम है? एहोल प्रशस्ति। ठीक है, इसकी सबसे मेन प्रशस्ति कौन सी है? एहोल प्रशस्ति है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो हर्षवर्धन है उसके बारे में जानकारी हमें हर्षचरित से लगती है, जो आपका समुद्रगुप्त है उसके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से लगती है। उसी तरीके से अहोल प्रशस्ति से जानकारी किसके बारे में लगती है? पुलकेशिन सेकंड से लगती है। ठीक है, आपका जो आरओ का एग्जाम आया था उसमें उदयपुर प्रशस्ति से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उदयपुर प्रशस्ति। तो उदयपुर प्रशस्ति से राजा भोज के बारे में पता चलता है। समझ रहे हैं? तो प्रशस्तियों पे क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए प्रशस्ति थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, दरबारी कवि ने लिखा था, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पर क्या इसकी भी क्या गारंटी है कि गुरु इसमें चाटुकारिता नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। अब इतिहासकार क्या करते हैं ना, इतिहासकार उसको कोरोबोरेट करते हैं। ठीक है, कोरोबोरेशन किया जाता है, उसका पुष्टिकरण की जाती है। मतलब इतिहासकार जो होते हैं ना, जो भी उनको सोर्स मिलता है, चाहे वो चाटुकारिता वाला सोर्स हो या कोई भी सोर्स हो, उसको 100% एक्सेप्ट नहीं करते, उसका जो है जांच करते हैं। उसे कहते हैं कोरोबोरेशन करना, कोरोबोरेट करना, पुष्टिकरण करना, दूसरे सोर्सों से उसको जांचते हैं कि भाई ये राजा बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया, तो क्या दूसरी जगह भी ऐसा मिलता है? तो कोरोबोरेशन करने के बाद सच्चाई पता चलती है। ठीक है, जो भी फैक्ट इतिहासकार के सामने आता है, चाहे वो प्रशस्ति में आए चाहे किसी में भी आए, उसको कोरोबोरेट किया जाता है, उसका पुष्टिकरण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि ये सच बोल रहा है कि ये फेकम फेक कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका जो आरओ का एग्जाम जो कल हुआ था संडे को,
उसमें उदयपुर प्रशस्ति के बारे में पूछा गया था। उदयपुर प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? तो उदयपुर प्रशस्ति राजा भोज से संबंधित है। तो उसमें राजा भोज के बारे में कतई ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें भरोसा ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसने जीत ली थी, बाद में पता चलता है कि अरे इनने तो कुछ भी नहीं किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो इतिहासकार क्या करता है? इतिहासकार ऐसी प्रशस्तियों को जांचता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोबोरेट करना, कोरोबोरेट करता है, पुष्टि करता है, दूसरे सोर्सेज से उसको जांचता है, उसको चेक करता है, फैक्ट चेक करता है, तब जाके जो है उसको इतिहास में लिखा जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना जी? हाँ जी, राजा भोज लगाया, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, परमार वंश से, बिल्कुल सही बात है, परमार वंश से रिलेटेड था वो। ठीक है, तो सबसे महान शासक है ये, और इसकी प्रमुख प्रशस्ति क्या है? एहोल प्रशस्ति। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आप ये याद रखिएगा कि इसको लिखा किसने है, इसका नाम पूछता है, तो आप याद रखिएगा इसका जो लेखक है उसका नाम था रवि कीर्ति। ठीक है, इसका जो लेखक है उसका नाम था रवि कीर्ति। ठीक है, लेखक कौन है? रवि कीर्ति, एक कीर्ति की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक, इसका जो लेखक है वो कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो है वह इसका लेखक है, रवि कीर्ति। ठीक है, जैसे कि हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है, जैसे कि वो मैंने आपको बताया वाण भट्ट, तो उसका लेखक है। ठीक है, वाण भट्ट हर्षचरित का लेखक है, और एहोल प्रशस्ति का लेखक है रवि कीर्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है आप याद रखिएगा। ठीक, क्या जानकारी प्राप्त होती है इसमें, क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी इसमें प्राप्त होती है, एक तो उसके विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भाई उसने कहाँ कहाँ जो है विजय प्राप्त की थी, तो उसकी विजयों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी होती है, ठीक है, पल्लवों के खिलाफ, पल्लव और हर्ष के खिलाफ। ठीक है, पल्लव और हर्ष के खिलाफ अभियान की जानकारी मिलती है कि किस तरीके से ने पल्लव शासकों के खिलाफ और हर्ष के खिलाफ क्या किया था? अभियान किया था। ठीक है, पल्लव शासकों के खिलाफ और हर्ष के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? अभियान किया था। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन का मैंने आपको बताया नर्मदा नदी के तट पर जो है लड़ाई हुई थी, और इसमें हर्ष को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं? ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप? ठीक, ठीक है ना जी, समझ में आया? तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि बाद में जो है इनका पतन हो जाएगा। ठीक है, बाद में इनका पतन हो जाएगा, तो खैर दैट इज द अनदर स्टोरी। तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक, अच्छा, रवि कीर्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपकी, हालांकि क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। रवि कीर्ति जो है वह इसमें बताता है कि किस तरीके से उसने इस प्रशस्ति को लिखने के बाद, किस तरीके से उसने इस प्रशस्ति को लिखने के बाद कालिदास, ठीक है, कालिदास और हरिशेन, ठीक है, इनके बराबर जो है प्रगति हासिल कर ली है। बहुत लंबी फेंकता है ये, कहता है कि मैंने इतना बढ़िया लिख दिया, इतना बढ़िया लिख दिया है कि अब कालिदास भी जो है मेरे को देख के शर्माएगा कि अरे वाह क्या लिख दिए। ठीक है, तो इसने अपनी तुलना जो है कालिदास से करी है कि भाई ऐसा लिख के रखा है ना मैंने, ऐसी प्रशस्ति लिखी है कि कालिदास भी आके शर्मा जाएगा कि हाय क्या लिख दिया तुमने, मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने। ठीक है, तो कालिदास, हरिशेन, इन सब के बारे में वो जानकारी बताता है कि किस तरीके से मैंने ये प्रशस्ति लिखी, उसके बाद जो है कोई भी अब मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। दैट ग्रेट आई एम, ठीक है, हुआ ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, उस टाइप का जो है ये बोलता है। ठीक, कि भाई जो है इतना बढ़िया मैंने जो है लिख दिया अब कि अब कोई क्या लिखेगा, इस तरह की चीजें जो है करता है। तो फेंकू आदमी था, फेंकेगा तो है ही। तो इस तरीके के जो है फेकम फाक इसने की है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, याद रहेगा जी? ठीक है ना भाई, चलिए, तो ये हो गया आपका। अच्छा, पल्लवों के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए, हालांकि आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, तो पल्लव शासक जो हैं उनके बारे में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 2025 की आपका जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उसमें पल्लव शासक पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, जिसमें विचित्र चित्र, गुणभर, है ना, इस तरह की उपाधियां किसने धारण की थी, तो उस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, याद रखेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, पल्लव शासकों के बारे में अगर मैं कुछ जानकारी आपको बताना चाहूँ, ठीक है, पल्लव शासक, तो पल्लव शासक को आप याद रखिएगा। ठीक है, जो पल्लव रूलर्स हैं,
पल्लव रूलर्स जो हैं वो आपके तमिलनाडु के रीजन में जो है शासन कर रहे थे। याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से, कि जो आपके वातापी के चालुक्य और कर्नाटका के रीजन में, पल्लव जो है आपके तमिलनाडु के रीजन में, और दोनों आपस में लड़ते थे, दोनों आपस में लड़ते थे कृष्णा रायचूर दोआब को लेकर। ठीक है, कृष्णा रायचूर दोआब वो आगे चलकर जो है विजयनगर बहमनी के बीच लड़ाई का कारण बनेगा। ठीक है, बहुत सारे रूलर्स के बीच कारण बनेगा। ठीक, जो आपका ये कल्याणी के चालुक्य हैं और जो चोल रूलर्स हैं उनके बीच लड़ाई का कारण बनेगा। राजा भोज और कल्याणी के चालुक्य के बीच लड़ाई का कारण बना। तो कई सारे राजाओं के बीच लड़ाई का कारण बना कृष्णा रायचूर का दोआब। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पल्लव रूलर्स। इसमें मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो इसमें देखिए पल्लव शासक में सबसे पहला जो है, इसमें आप टाइम पीरियड नोट करिएगा। इनका जो काल शुरू हुआ था वो 3री शताब्दी से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने प्रोमिनेंस गेन किया है 6ठी शताब्दी से। तो टाइम पीरियड इनका 275 से लेकर 897 ईस्वी तक है। ठीक है, 275 से लेकर 897 एडी, 275 से लेकर 897 एडी। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा कि इनका शासन क्षेत्र कौन सा है, इनका शासन क्षेत्र कौन सा है, तो इनका शासन क्षेत्र है तमिलनाडु। शासन क्षेत्र कौन सा है, तमिलनाडु। जैसे कि वातापी के चालुक्य कहाँ पे राज कर रहे थे, तो राज कर रहे थे कर्नाटका में। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु, नॉर्दर्न तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के राज्य में ये राज कर रहे हैं। अब देखिए इनका जो प्रमुख शासक हैं, जो इनके प्रमुख शासक हैं, ठीक, प्रमुख शासक, हु आर द मेन रूलर्स, तो 2-4 का जो है आप नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो इसमें प्रमुख संस्थापक राजा माना जाता है उसका नाम था सिंह विष्णु। ठीक है, प्रमुख संस्थापक राजा कौन है, तो प्रमुख संस्थापक राजा है सिंह विष्णु। ये 6ठी शताब्दी से याद राज करना शुरू किया। तो 575 से लेकर 600 ईस्वी। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि भले ही ये 275 से राज कर रहे हों, लेकिन 6ठी शताब्दी से ही, ये जो है ना 575, 6ठी शताब्दी से ही जो है इनका प्रोमिनेंस आया है। उससे पहले ये सामंत वामंत हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे। तो सिंह विष्णु जो है ये कह सकते हैं प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, प्रथम शक्तिशाली शासक था, और यहीं से जो है इनका उभार शुरू हुआ। प्रथम शक्तिशाली शासक। ठीक, अब ये उभरना शुरू किए। नाउ दे स्टार्टेड गेटिंग, ठीक है, अराइज, और यू कैन से इनका नाम आना शुरू हुआ। इनका नाम जो है लोग जानने लगे कि ये भी कोई राजा हैं। ठीक है, पहले, इससे पहले जो है चालुक्यों के सामंत वामंत ये हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, 7th सेंचुरी से ही जो है इनका उभार शुरू हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा इनका जो रूलर हुआ, दूसरा जो इनका रूलर हुआ उसका नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो इनका रूलर हुआ उसका नाम नोट कर लीजिएगा, और उसका नाम था महेंद्र वर्मन। ठीक है, क्या नाम है, महेंद्र वर्मन। ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है आपका 600 से लेकर 630 तक, 600 से लेकर 630 तक। ठीक है, इसने विविध प्रकार की उपाधियां धारण की थी, जो आपको 2025 में यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, इसकी अलग अलग उपाधियां हुआ करती थी। ही हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ उपाधीज। ठीक है, जैसे कि अपने आप को बोलता था विचित्र चित्त। ठीक है, ये अपने आप को बोलता था विचित्र चित्त। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है इसने अपना उपाधि धारण की थी गुणभर। ठीक, विचित्र चित्र, गुणभव। ठीक, इसके अलावा मत्त विलास। तो अलग अलग तरीके की उपाधियां लिए घूम रहा था। ठीक, अब इसका एक बहुत फेमस जो है नाटक है। ठीक है, जिसपे कई बार यूपीएससी ने पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके एक प्रमुख प्ले हुआ करता था, प्रमुख प्ले। इसने एक बहुत प्रमुख नाटक लिखा था, प्रमुख नाटक, और इसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, क्या नाम है, मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके का, उसे कहते हैं व्यंग, व्यंग है ये। व्यंग समझते हैं क्या होता है, सेटायर, मजाक, कटाक्ष। जैसे आजकल कहते हैं रोस्टिंग, एक काइंड ऑफ रोस्टर, रोस्टिंग थी ये। ठीक है, विचित्र चित्त का मतलब हो गया अलग टाइप का आदमी। ठीक है, अलग टाइप का आदमी, विचित्र चित्त। चित्त मतलब मन, विचित्र मतलब स्ट्रेंज, अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ करेक्टर। ये अपने आप में ही करेक्टर था, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, विचित्र चित्त मतलब, चित्त मतलब हो गया मन, विचित्र स्ट्रेंज, अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है,
जो अलग तरीके का आदमी हो, गुण भर जो गुणों से भरा हुआ हो, और मत्त विलास क्योंकि नाटक इसने लिखा था तो इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, कटाक्ष चलता है, बिल्कुल सही बात है। तो मत्त विलास प्रहसन क्या है? इट्स अ बेसिकली अ सटायर, सटायर मतलब व्यंग है ये, जिसमें उस समय के जो मठ थे, मत्त मतलब हो गया मठ, विलास मतलब हो गया उसमें ऐशो आराम, पे इसने जो है कटाक्ष किया था। तो उस समय जो बौद्ध मठ हुआ करते थे उसमें कहते तो वो अच्छी अच्छी बातें थे बट खूब रहा करते थे ऐशो आराम से, तो उनके ऊपर इसने क्या किया था? कटाक्ष किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके बाद जो इसमें अगला शासक है उसका केवल नाम याद रख लीजिएगा, बाकी डिटेल तो खैर मैं आगे की क्लास में बता दूंगा, और वो है आपका नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन। इसका टाइम पीरियड है आपका 630 से लेकर 668। ठीक है, हाँ जी, इज्जत के साथ बेइज्जती करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 630 से लेकर 668। ठीक है, समझ रहे हैं? जिसमें होता है ना, कहते हैं कि बड़े दुख के साथ मुझे हंसना पड़ रहा है, उसे कहा जाता है व्यंग, कि अंदर से दुख हो रहा है लेकिन हंसना पड़ेगा क्योंकि मजाक कर रहा था वो। ठीक, तो बड़े दुख के साथ जिसमें हंसी आए उसे कहा जाता है व्यंग। ठीक, तो 630 से लेकर 668 तक नरसिंह वर्मन है। ठीक, और इसका जो अंतिम शासक है, इसका जो अंतिम शासक है, ठीक, तो अंतिम शासक कौन है? उसका नाम था अपराजित। ठीक है, मत्त विलास के आगे क्या लिखा है? मृत मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, समझ रहे हैं? मत्त विलास प्रहसन यानी व्यंग, अ काइंड ऑफ सटायर। ठीक, तो अंतिम शासक कौन है? अंतिम अंतिम शासक है अपराजित वर्मन। ठीक है, अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक है अपराजित, अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 880 से लेकर 897, 880 से लेकर 897। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि बिहार में कुत्ते का प्रमाण पत्र बना दिया, कुत्ते के अच्छे दिन आ गए, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, अगर कुत्ते का प्रमाण पत्र बन गया तो आपका क्या समस्या है भाई, ये बताओ। कुत्तों के अच्छे दिन आए हैं, ठीक है, किसी के तो अच्छे दिन आएंगे, कुत्तों के आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अपराजित वर्मन 880 से 897 ईस्वी। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आप बताइएगा कि भाई ये बताइए कि इतिहास में स्पेशली कला और संस्कृति के विकास में, ठीक है, पहले मेरा भाई मारता है फिर मानने के लिए हंसता है, ओहो, ठीक है, तो ये बताइएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब बताइएगा कि इतिहास में जो पल्लव शासक हैं, ठीक है, इतिहास में जो पल्लव शासक हैं स्पेशली वह किस लिए प्रसिद्ध हैं? कला और संस्कृति के निर्माण में। ठीक है, कला और संस्कृति में पल्लव शासकों का सबसे बड़ा योगदान हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये मुझे आप बताइए। ठीक है, उन्हें भी मानव के समान रहने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। कुछ दिन बाद वो सब आपके साथ यूपीएससी की तैयारी किया करेंगे, ठीक, वो भी फॉर्म भरेंगे। अब भाई उनका स्थायी प्रमाण पत्र बन ही गया, आधार कार्ड भी बन जाएगा, कुछ टाइम बाद वो यूपीएससी का फॉर्म भी भरने जाएगा, और वो बोलेगा कि मैं जो है, मेरे पास जो है 4 पैर हैं, हाथ नहीं है, तो मुझे राइटर दिया जाए, तो आपको राइटर बना के ले जाएगा वो कुछ टाइम बाद, फिर पता चला आप उसके लिए एग्ज़ाम लिखेंगे, तो सिलेक्शन उसका होगा। समझ रहे हैं? समझ लो भाई। ठीक है, कनक कह रहे हैं मंदिर वास्तुकला में द्रविड़ शैली में। ठीक है, चलो द्रविड़ शैली। शशांक कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा रूलर्स। कला और संस्कृति के क्षेत्र में पल्लव शासकों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ठीक है, तो आपने बोला कि जो योगदान है वो है आपका द्रविड़ कला शैली। तो हम जो है आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे जो है हमें इनसे संबंधित द्रविड़ कला शैली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हाँ जी, दक्षिण के मंदिर, आपने सही बोला। स्थान बताइए, जगह का नाम बताइए, कौन सी जगह से जो है हमें इनके द्वारा बनाए गए मंदिर प्राप्त होते हैं। हाँ जी बताइए, तो इसमें एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, आप बताइए कौन सी जगह है जहाँ पे जो है हमें इनसे प्राप्त विविध प्रकार के जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो प्राप्त होते हैं, जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ
शैली मतलब द्रविड़ स्टाइल में बनाए गए हैं। ठीक है, बताइए भाई। डी आ जाएगा पॉइंट, डी पॉइंट आ जाएगा, और डी पॉइंट है सांस्कृतिक योगदान। ठीक है, व्हाट इज द कल्चरल कंट्रीब्यूशन? तो सांस्कृतिक जो इनका योगदान है, सांस्कृतिक जो इनका योगदान है वो कहाँ है सर? मेरा कमेंट देखो। अच्छा अच्छा, कांचीपुरम महाबलीपुरम, आहा वाह, सही बात है। ठीक है, तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम से जो है हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है। नरसिंह वर्मन जगन्नाथपुरी, अरे नहीं भाई, ये वो नरसिंह वर्मन नहीं है जगन्नाथपुरी वाले, ये तो उड़ीसा वाले थे। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो है, अब कोई जरूरी थोड़ी नरसिंह वर्मन एक ही राजा हो एक ही नाम से। ठीक है, तो वो जो है आपके वाले हैं, पूर्वी गंग है, उड़ीसा वाले वो नहीं है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, सही बात है। ठीक है भाई, तो कांचीपुरम महाबलीपुरम याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा नहीं है, तमिलनाडु है। उड़ीसा वाला राजा अलग था, नाम हो सकता है आपको लग रहा हो सेम है, बट वो अलग राजा है। ठीक है, तो मेन उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलता है? मेन उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा, हमें देखने को मिलता है महाबलीपुरम में। ठीक है, मेन उदाहरण हमें देखने को मिलता है महाबलीपुरम में, और इसके अलावा कांचीपुरम में। ठीक है, तो महाबलीपुरम और कांचीपुरम जो थी इनकी राजधानी थी। ठीक है, कांचीपुरम क्या थी? इनकी राजधानी थी। और कांचीपुरम जो है वो सिल्क के कपड़े के लिए भी काफ़ी फेमस थी। इट वॉज ऑल्सो फेमस फॉर सिल्क वेराइटी ऑफ क्लोथ्स। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? कनक, अच्छा कनक कह रहा है कि मैंने पहला कमेंट किया था, तो आप समझ ही गए होंगे क्या किया जाएगा अब आपके साथ। अब आपका नाम जो है नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, आपके साथीगण उसको जो है सम्मान के साथ आपका नाम आगे बढ़ाएंगे, और आपकी जो कंपटीशन है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ पाए तो आपको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुबारक हो आपको। समझ रहे हैं भाई? ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? तो ये पल्लव शासकों के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ये बढ़िया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कुछ पॉलिटिकल। ठीक है, ये हो गया आपका जो है, हाँ जी हाँ जी, ट्रंप को जो है बहुत टफ फाइट मिलने वाली है। ठीक है, रिजल्ट मित्रा के स्टूडेंट्स जो हैं वो सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। कई लोगों के नाम बढ़ते जा रहे हैं, अब देखते किसको मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो अब जो है देखो, हमने जो है आपको इसमें देखिए पॉइंट, देखिए कौन सा वाला पॉइंट था, कहाँ पे थे हम। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो है इसमें जो आपको पढ़ाया था, है ना ये। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, तो देखो कालक्रम हो गया, गुप्तोत्तर काल परिचय हो गया, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। अब लास्ट वाला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, दैट इज शासन, प्रशासन, सेना और लोग। ठीक है, समझ रहे हैं ना? लास्ट वाला टॉपिक हम करेंगे शासन, प्रशासन, सेना और लोग, कि गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल में हमें किस तरीके का शासन, प्रशासन, सेना की व्यवस्था और सामान्य लोगों की जो जनजीवन है वो हमें किस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। मैंने उत्तर दक्षिण भारत के दोनों रूलर्स बता दिए। उत्तर भारत में हर्षवर्धन के बारे में दिया है, दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्यों के बारे में आपको दिया है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे शासन, प्रशासन, सेना और लोगों के बारे में। तो आपका पांचवा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है पांचवा टॉपिक हो जाएगा अब शासन, प्रशासन, सेना और लोग। ठीक है, तो पांचवा टॉपिक हो जाएगा आपका शासन, प्रशासन, सेना और लोग। शासन, प्रशासन, ठीक है, सेना व लोग। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम कैपिटल ए करके जो है डालते हैं हेडिंग, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, आप उसको लिखिएगा, फिर मैं उसको समझा दूंगा। तो शासन, प्रशासन, सेना और लोग में पहला ए पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट आपका आएगा, जिसमें कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल का, या ऐसे लिख सकते हैं गुप्तोत्तर काल का, गुप्तोत्तर काल का, गुप्तोत्तर काल का शासन प्रशासन किस प्रकार का था। गुप्तोत्तर काल का शासन प्रशासन। ठीक है, गुप्तोत्तर काल का शासन प्रशासन कैसा था। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो आपको नोट करने हैं। ठीक है, कैपिटल ए में है, फिर कैपिटल बी, कैपिटल सी करके आएगा, एक सीक्वेंस में हम इसको करेंगे।
ए पॉइंट आप नोट करिएगा कि हमारा जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल है, ठीक है, यानी 300 से लेकर 600, 600 से लेकर 1200 का काल है, स्पेशली 600 टू लेकर 1200 का जो पीरियड है वो आपका एक तरीके का विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत का काल है। इस काल में हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत और उसका विकास, विकेंद्रीकरण की शुरुआत व विकास, विकेंद्रीकरण की शुरुआत देखने को मिलती है और उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब राजा कमजोर हो रहा है और राजा के अधीन राज करने वाले जो लोग हैं वो शक्तिशाली हो रहे हैं, जिसको कई इतिहासकारों के द्वारा स्पेशली रामशरण शर्मा जी ने इसको सामंतवाद के नाम से कहा है, इसको सामंतवाद का नाम दिया है। तो विकेंद्रीकरण में क्या देखने को मिलेगा, विकेंद्रीकरण में देखने को मिलेगा कि राजा जो है कमजोर हो रहा है, ठीक है, राजा जो है कमजोर हो रहा है और राजा के जो अधीनस्थ हैं, राजा के जो सबऑर्डिनेट हैं वो मजबूत होंगे, ठीक, और इसको रामशरण शर्मा ने सामंतवाद का नाम दिया है। आर एस शर्मा का नाम सुना ही होगा आपने, प्राचीन भारत की किताब उन्होंने लिखी है, तो आर एस शर्मा इसको सामंतवाद कहते हैं, ठीक है। हालांकि आज के इतिहासकार इसको मानते नहीं हैं कि सामंतवाद था, लेकिन आर एस शर्मा ये बात बोल के गए, ठीक है। हाँ जी, महाबलीपुरम जो है प्लेस का नाम है जो आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने अलग अलग प्रकार के टेम्पल्स बनवाए थे, जैसे कि आपने सुना होगा रथ टेम्पल्स के बारे में, पंचरथ, द्रौपदी रथ, ठीक है, युधिष्ठिर रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, ठीक है, वलैकुंठे रथ, गणेश रथ, ऐसे करके कुछ रथ हैं। रथ मंदिर, मोनोलिथ टेम्पल है, एकाश्मक मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे एक शोर टेम्पल देखने को मिलता है, तटीय मंदिर देखने को मिलता है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के मंदिर बनवाए थे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको, ये आपको जो ये लास्ट चैप्टर करेंगे ना तो उसमें दिया हुआ है। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत का काल है, राजा कमजोर है, अधीनस्थ मजबूत हो रहे हैं, सामंतवाद है। रामशरण शर्मा इसको सामंतवाद का नाम देते हैं, हालांकि अभी जो नए इतिहासकार हैं उसको ऐसा नहीं मानते, ठीक है। सामंतवाद क्या होता है, वही बात मैंने आपको बताई, राजा कमजोर हो जाएगा, अधीनस्थ मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। विकेंद्रीकरण से मुझे बलवंत राय मेहता वाला स्टोरी याद आ गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, तो वो भी कहा जा सकता है। तो विकेंद्रीकरण बुरी चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ होती है, ऐसा कोई समस्या नहीं विकेंद्रीकरण के साथ, ठीक है। भारत में तो है पंचायती राज व्यवस्था, तो ये जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। अब इसके तहत क्या होता था, विकेंद्रीकरण के तहत क्या होता था, तो इसमें आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम क्या देख रहे हैं कि कई कई अधिकारी, मतलब एक अधिकारी कई कई पद ग्रहण कर रहा है, तो एक अधिकारी को कई पद, ठीक है, एक अधिकारी को क्या मिल रहा है, कई पद मिल रहे हैं, एक अधिकारी को अनेक पद दिया जा रहा है, एक अधिकारी को क्या दिया जा रहा है, अनेक पद दिया जा रहा है, ठीक। और उसमें भी अब देखने को मिल रहा है वंशानुगत शासन, उसमें भी क्या देखने को मिल रहा है, वंशानुगत शासन देखने को मिल रहा है, यानी जो पिताजी हैं वो अपने बाद अपने बेटा जी को दे देंगे, बेटा जी अपने बेटा जी को दे देंगे, बेटा जी उसके अगले बेटा जी को दे देंगे, ऐसी लगातार जो है वो पद एक ही फैमिली में बना रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इसी को कहा जाता है सामंतवाद। सामंतवाद में भी ऐसा ही होता है कि भाई एक अधिकारी है, उसको कई पद मिल रहे हैं, वंशानुगत शासन वो कर रहा है। और इस काल में सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है कि इस काल में हमें भूमि दान की प्रथा देखने को मिलती है, ठीक है, भूमि दान की प्रथा बढ़ना, ठीक है, लैंड ग्रांट्स उसको कहा जाता है, भूमि दान की प्रथा बढ़ना। भूमि दान का मतलब क्या हुआ कि पहले राजा जो अपने अधिकारी हुआ करते थे उनको कैश पेमेंट किया करते थे, कैश में भुगतान करते थे, लेकिन अब उन्होंने जो है उनको लैंड रेवेन्यू देना शुरू कर दिया, लैंड ग्रांट्स देना शुरू कर दिया, जमीन के टुकड़े दे दिए कि जाओ इस पर राज कर लो। बहुत सारे ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान किए गए, तो इससे क्या हुआ, सामंतवादिता बढ़ी, क्योंकि जो अधीनस्थ राजा है वो मजबूत हो गया, ठीक है। लवली कह रही बेटियों का कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, बेटियों के साथ तो भाई बहुत आप कह सकते हैं अन्याय, तो सब कुछ बेटों को दिया जा रहा है, बेटियों को नहीं दिया जा रहा। हालांकि हमें पूर्व मध्यकाल में कुछ रानियों के नाम भी सुनने को मिलते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच पावरफुल, ठीक है, कुछ रानियां हैं लेकिन फिर भी उनकी संख्या कम ही है। तो भूमि दान की जो है प्रथा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा सी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं इसमें, मतलब सी तो हो ही गया, डी पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है, डी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं।
विरासत में साम्राज्य मिला, और नहीं तो क्या भाई, ऐसे वैसे छोटी मोटी बात हो रही है, तभी तो इतिहास की किताब में इनका नाम है। ठीक है, साम्राज्य मिला तो भाई किताब, इतिहास की किताब में नाम दिया हुआ है इनका। साम्राज्य नहीं मिलता तो नहीं मिलता नाम। ठीक, तो देखो डी पॉइंट इसमें नोट करना है कि हमें गुप्त काल में कुछ अधिकारियों के नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, नीतू कह रही मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, मैं अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है भाई, पूरी दुनिया पे आप कब्जा कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो देश हमें भी दे देना, तो उसमें हम राज करेंगे, बाकी 200 देश पे आप रोज कर लेना। ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र पे कब्जा कर लेंगे, सारे देशों पे कब्जा कर लेंगे, ट्रम्प चाचा को निपटा देंगे, एक दो देश आप हमें दे देना, बाकी अपने पास रख लेना। ठीक, समझ रहे हैं? तो गुप्त काल में जो है अनेक अधिकारियों की हमें चर्चा मिलती है। गुप्त काल में हमें अनेक अधिकारियों की चर्चा मिलती है। तो कुछ ऑफिसर्स का नाम आप इसमें नोट कर लीजिएगा, जो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, तो जैसे कि इसमें कुछ राजाओं के नाम आप नोट कर लीजिएगा, कौन कौन सा है। तो भाई देखो, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। पहला कौन है, तो उसे कहते थे महादंड नायक। क्या नाम है? महादंड नायक। ठीक, पहला अधिकारी कौन है, तो पहला अधिकारी है महादंड नायक। ठीक, महादंड नायक पहला अधिकारी है। ये कौन है, तो ये न्यायिक अधिकारी है। ही इज द मेन जुडिशियल ऑफिसर, मुख्य न्यायिक अधिकारी। ही इज द मेन जुडिशियल ऑफिसर, यह जो है एक प्रमुख न्यायिक अधिकारी है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? तो महादंड नायक कौन है? मुख्य जो है प्रमुख अधिकारी है। ठीक है, ठीक। कांचीपुरम क्या है? कांचीपुरम जो है वो एक शहर का नाम है। ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु का एक शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, कांचीपुरम क्या है? कांचीपुरम एक शहर है जिसे मंदिरों का कहा जाता है। यूरोपीय क्षेत्र में रानियों और महिलाओं को गुरुदेव संपत्ति मिलता था। हो सकता है मिलता हो। ठीक है, हाँ जी काजल सही कह रही हैं आप। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, है ना, कि भाई जो नया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है उसमें जो है महिलाओं को भी संपत्ति देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, सही बात है। ठीक है, तो ये चीज पॉलिटी में आपने पढ़ाई होगा, पॉलिटी में दिया हुआ है इसके बारे में। तो महादंड नायक मुख्य न्यायिक अधिकारी। ठीक, इसके अलावा इसमें दूसरा पॉइंट आप नोट करिएगा, इसमें जो दूसरा प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसे बोलते थे कुमार अमात्य। ठीक है, कुमार अमात्य। जो कुमार अमात्य हुआ करता था वह एक प्रमुख मंत्री हुआ करता था। जनरली जो राजा के बेटा वगैरह हुआ करते थे उनको बनाया जाता था। ठीक है, गवर्नर वगैरह। तो ही यूज टू बी द मेन मिनिस्टर, ये प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। ये राज्यों के गवर्नर वगैरह भी हुआ करते थे, तो उनको कुमार अमात्य कहते थे। राजाओं के जो है पुत्र वगैरह हुआ करते थे, ये कुमार अमात्य। ठीक, इसके अलावा इसमें जो तीसरा नाम मिलता है उसका नाम था संधि विग्राहक। ठीक है, तीसरा कौन है, तो तीसरा है संधि विग्राहक। ठीक, संधि विग्राहक ये कौन होता था? ये जो है युद्ध और शांति का मंत्री होता था। कौन होता था? युद्ध और शांति का मंत्री होता था। ठीक है, मतलब ये विदेश मंत्री समझ लीजिए एक तरीके का, शांति और युद्ध का मंत्री। ये कौन होता था? ये शांति और युद्ध का मंत्री हुआ करता था। ठीक है, संधि विग्राहक कौन हुआ करता था? शांति और युद्ध का मंत्री हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा जो है गुप्त काल में हमें, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था पिछले क्लास में भी, कि जो वो थे ना श्रेणी वगैरह, उनको भी वैल्यू मिलना शुरू हुआ। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पद वगैरह बने। तो जैसे कि चौथा आप नोट कर सकते हैं, वो हुआ करता था नगर श्रेष्ठी। ठीक है, नगर श्रेष्ठी ये उस शहर का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। ठीक है, नगर श्रेष्ठी, उसका नाम था नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी। ठीक है, सेठी, सेठी वर्ड सुना होगा आपने, सेठी, सेठ, वो इसी शब्द से बना है। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी से ही बाद में बोला सेठी, सेठी। और सेठ, सेठ शब्द भी इसी शब्द से बना है। ठीक है, समझ रहे हैं हाँ जी आप? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, करंट में चर्चा में रहता है ये, बिल्कुल सही बात है। तो नगर श्रेष्ठी कौन हुआ करता था? नगर प्रशासन में इसको वैल्यू मिलता था, और ये शहर का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। ठीक है, तो ये नगर प्रशासन में प्रमुख था। ये क्या हुआ करता था? नगर प्रशासन। ठीक है, ही यूज टू बी द मेन पर्सन इन द,
ठीक है, अब हिंदी की क्लास है तो हिंदी में ही बोल देते हैं। नगर प्रशासन में जो है प्रमुख था। ठीक है, ये नगर प्रशासन में जो है प्रमुख हुआ करता था। और ये कौन हुआ करता था? शहर का मुख्य व्यापारी या सेठ हुआ करता था। शहर का मुख्य व्यापारी, शहर का यह मुख्य व्यापारी या फिर बैंकर, शहर का मुख्य व्यापारी या फिर बैंकर हुआ करता था। बैंकर मतलब पैसे वाला आदमी, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सार्थवाह के बारे में तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा सार्थवाह के बारे में, है ना, जो काफिलों का प्रमुख हुआ करता था, है ना, श्रेष्ठ, मैंने बताया था। तो सार्थवाह हुआ करता था, आपको याद होगा मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। सार्थवाह, सार्थवाह कौन होता था? तो जो नगर श्रेणियों या गांव की श्रेणियों के जो कारवां चला जाया करते थे उनका हेड हुआ करता था। ठीक है, तो ये व्यापारी कारवां का, ये जो है व्यापारी कारवां का प्रमुख हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी द हेड ऑफ, ठीक है, जो कारवां चलते थे ना उनका प्रमुख था, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना। तो ये सार्थवाह जो है सुनने को मिलता है। इसके अलावा इसमें देखने को मिलता है प्रथम कुलिक। ठीक है, छठा नोट कर सकते हैं, प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक कौन है? तो प्रथम कुलिक जो है ये शहर का मुख्य शिल्पकार हुआ करता था, शिल्पी, है ना, कोई शिल्प का काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए बर्तन बनाना हो गया या पत्थर का काम हो गया, यही सब। तो शहर का ये मुख्य, ठीक है, शहर का ये प्रमुख, शहर का ये प्रमुख शिल्पकार हुआ करता था। शहर का ये प्रमुख क्या हुआ करता था? शिल्पकार हुआ करता था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक, ठीक है ना जी। फिल्म में जो सेठ बैठा रहता है किसानों को ब्याज देता है, वही ना, हाँ उनको भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो हुआ नहीं करते थे, तो जो यही श्रेष्ठी हुआ करते थे, जो सेठ हुआ करते थे, यही जो है ब्याज पे जो धन है वो देने का काम करते थे। और उसमें कुछ जो हैं अच्छे भी होते थे, कुछ दुष्ट भी हुआ करते थे, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो दुष्ट किस्म के हुआ करते थे वो जो है उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे, उनका कागज़ हड़प लेते थे, उनसे बेगार कराया करते थे, है ना, देखा होगा पुराने ज़माने की पिक्चरों में। तो वो है, तो अच्छे भी थे खराब भी थे। ये क्या काम करते थे? लोगों को उधार देने का काम करते थे ब्याज पे। ठीक है, तो ब्याज पे जो है उधार देने का इनका काम था। ठीक है ना जी। हाँ, साहूकार, बाद में इनको साहूकार कहा गया। आप जो है इसके बारे में बाद में आप देखिएगा कि क्या नाम है, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इनके बारे में काफ़ी चर्चा मिलती है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इनके बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें जो विविध प्रकार के, हाँ साहूकार कह सकते हैं, विविध प्रकार के जो हुआ करते थे ना, जो विद्रोह वगैरह हुए, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो साहूकार वगैरह की जो ऋण प्रणाली है उसकी वजह से बहुत सारे लोग की ज़मीनें बिक गई, है ना। तो जो किसान विद्रोह वगैरह हुए, जो जनजातीय विद्रोह वगैरह हुए, उसमें जो है साहूकारों की भूमिका काफ़ी, आप कह सकते हैं नेगेटिवली इम्पॉर्टेंट थी, कि उन्होंने उनसे भारी मात्रा में लोन लिया, चुका नहीं पाए तो उनका घर बार उन्होंने बेच दिया। तो इससे कई सारे किसान विद्रोह हुए, कई सारे जनजातीय विद्रोह हुए, है ना। तो साहूकार वगैरह जो है वो देखने को मिलता था। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, साहूकार घर से बेघर करने लगे थे। कार्ल मार्क्स ने इसका बहुत विरोध किया है। कार्ल मार्क्स को निकाल दिया हो किसी साहूकार ने उसके घर से। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि नहीं साहूकार गंदे आदमी हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की अलग कहानी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो डी पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब इसमें ई पॉइंट आपको नोट करना है, और वो नोट करना है कि उस समय सेना की स्थिति क्या थी। ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो है इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये आपका डी पॉइंट हो गया, अब आपका आएगा ई पॉइंट। ठीक, तो ई पॉइंट में क्या है? ई पॉइंट में सेना की स्थिति। ठीक, सेना की स्थिति, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आर्मी, ठीक है, ड्यूरिंग गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो सेना की स्थिति में आप याद रखिएगा कि किस तरीके से सेना हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे जो है सामंत वगैरह भी अपनी सेना वगैरह रखने लगे, है ना, क्योंकि सामंतवादिता का दौर है। तो सेना की स्थिति में कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि सेना जो थी वो बहुत संगठित थी, बेहद संगठित सेना हमें नजर आती है। ठीक है, संगठित नगर सेना आती है, जिसके अनेक डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, है ना,
अनेक इसकी जो है शाखाएं हुआ करती थी। डिपार्टमेंट्स का मतलब हाथी घोड़े, ठीक है, हाथी घोड़े रथ पैदल ऐसा कर जो है हुआ करता था। तो हाथियों की सेना होती थी, मतलब हाथी उसमें होते थे, रथ होते थे, पैदल सैनिक होते थे, समझ रहे हैं, घुड़सवार हुआ करते थे। ठीक, तो अलग अलग प्रकार के जो है सेना हुआ करते थे। ठीक, इसमें जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे उनको क्या मिलता था, तो वेतन के बदले भूमि अनुदान मिलता था। अधिकारियों को क्या मिलता था, तो अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान मिलता था। अधिकारियों को क्या मिलता था, भूमि अनुदान। अधिकारियों को क्या मिलता था, तो अधिकारियों को मिलता था भूमि अनुदान। ठीक है, उनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी जिससे सामंतवादिता मजबूत हुई। ठीक, ये मिलता था। ठीक, और सामंतवाद तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? ठीक, ठीक है, इसी कारण वर्तमान में नक्सलिज्म पनपा है, कह सकते हैं भाई। उसके और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन हाँ वन ऑफ द रीजन कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसमें एफ पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि दक्षिण भारत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दक्षिण भारत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो दक्षिण भारत में हमें एक व्यापक प्रकार का कह सकते हैं, उसे कहते हैं ना स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। एक व्यापक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था देखने को मिलती है। व्यापक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास 7th की एनसीईआरटी में भी डिस्कस करेंगे। जब हम चोलों के बारे में डिस्कस करेंगे तो चोल शासन में हमें ये स्थिति देखने को मिलती है, चोल रूल्स में। ठीक है, तो एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। ठीक, इसमें क्या हुआ करता था, इसमें दो तरीके की जो है, इसमें जो है दो प्रकार के संगठन हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन से हुआ करते थे, एक को कहा जाता था सभा। ठीक है, एक को कहा जाता था सभा और दूसरे को कहा जाता था उर। ठीक है, एक को कहते थे सभा और दूसरे को कहते थे उर। इसके बारे में और भी आगे डिटेल से चर्चा होगी चोल साम्राज्य में, ये हम क्लास 7th की एनसीईआरटी में करेंगे। तो जो सभा हुआ करता था, ठीक है, सभा हुआ करता था, ये ब्राह्मणों की सभा थी। ये किसकी हुआ करती थी, ब्राह्मणों की। जो ब्राह्मणों के गांव हुआ करते थे वहां पे हुआ करती थी। ठीक है, दक्षिण भारत में हमें चोल शासन प्रणाली में एक व्यापक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसे मुख्य रूप से दो प्रकार के संगठन अस्तित्व में थे। इसमें सभा हुआ करती थी ब्राह्मणों की, और जो उर हुआ करती थी वो गैर ब्राह्मणों की हुआ करती थी। नॉन ब्राह्मण्स की क्या हुआ करती थी, ये सभा हुआ करती थी, यानी एक प्रकार का संगठन हुआ करता था। तो ब्राह्मण्स का क्या था, ब्राह्मण्स का क्या था, सभा थी, और नॉन ब्राह्मण्स की क्या थी, वो थी आपकी उर। ठीक है, तो ब्राह्मण्स की सभा और नॉन ब्राह्मण्स की क्या थी, उर हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, ये जो था वो अलग अलग तरीके के कार्य करते थे। जैसे आज होता है ना गांव में अलग अलग तरीके के कार्य, तो ये भी अलग अलग तरीके के कार्य करते थे। ठीक है, जैसे तालाब वलाब खुदवाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, बाग बगीचों की देखरेख करना, ठीक है, जो वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है वो सब करना। ठीक, तो विविध प्रकार के कार्य करते थे। ये जो सभा और जो उर है, ये जो है अलग अलग प्रकार के जो है कार्य करते थे। ठीक है, क्या क्या कार्य करते थे, तो सिंचाई की व्यवस्था करते थे। ठीक है, कृषि कार्य में जो है चीज़ें देखते थे ये, सिंचाई, ठीक है, कृषि, समझ रहे हैं, सिंचाई, कृषि, मंदिर, तो अलग अलग तरीके के जो है ये कार्य करते थे। जिसमें जो गांव हुआ करते थे वो ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स में डिवाइड थे, और इस तरीके से कार्य करते थे। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी सारे इसके पॉइंट सर ने पढ़ाए थे। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी का आपका क्लास हो गया क्या? हाँ जी, इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास हो गया क्या भाई? बढ़िया बात है, फिर तो आप काफ़ी विद्वान हो गए होंगे, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन काफ़ी आता है जीएस पेपर 3 में। हम्म, हाँ जी बताइए, ये आपको समझ में आ गया? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अच्छी बात है भाई, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसका मेंस में काफ़ी वैल्यू है, आपको पढ़ना चाहिए। काफ़ी बढ़िया से जो है आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसके आगे का जो है
कुछ एक दो पॉइंट और इसमें कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं इसमें अगला वाला जो चैप्टर है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने आपको सेना के बारे में बता दिया, प्रशासन के बारे में बता दिया, अब यहाँ पे आम लोगों की जानकारी कैसे हमें मिलती है, आम लोगों के बारे में कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं, आम लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, डी के बाद ई, एफ, और एफ के बाद आ जाएगा जी। ठीक है, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी पॉइंट आ जाएगा, ई एफ के बाद जी आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने। तो ई एफ उसके बाद जी। ठीक है, तो देखो जी पॉइंट में हमें क्या नोट करना है, ठीक है, जी पॉइंट में हमें क्या नोट करना है, आम आदमी के बारे में जानकारी। ठीक है, क्या नोट करना है, आम लोगों की जानकारी, कि भाई हमें आम लोगों की जानकारी कैसे देखने को मिलती है, और इस संबंध में जो है, जो आपका गुप्त और गुप्तोत्तर काल है वो किस तरीके की बातें करता है। ठीक है, आम लोगों की जानकारी। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि हमें जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल है उसमें हमें आम लोगों के बारे में जो जानकारी है वो या तो हमें साहित्य से मिलती है, ठीक है, साहित्य से मिलती है, या फिर जो है हमें विदेशी यात्री विवरण से मिलती है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जानकारी का प्रमुख स्रोत। इसमें जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है, जो मेन आपका स्रोत है वो है आपका, ठीक है, या तो इसमें जानकारी हमें प्राप्त हुई है पुस्तकों से, साहित्य से, ठीक, या फिर हमें जानकारी इसमें प्राप्त होती है विदेशी यात्री विवरण से। ठीक है, विदेशी यात्री विवरण जैसे फाहियान आया, होइनसांग आया, इत्सिंग आया, ठीक, और भी दूसरे यात्री आए, तो उन्होंने कैसे आम लोगों के बारे में बताया है, धर्म के बारे में बताया है, संस्कृति के बारे में बताया है, वो जानकारी हमें किससे मिलती है, तो हमें मिलती है इससे। ठीक है, अब इसमें उदाहरण क्या है, तो इसमें कुछ उदाहरण आप नोट कर लीजिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उदाहरण। ठीक है, जैसे कालिदास जो हुआ करते थे गुप्त काल में, तो कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें बेसिकली दुष्यंत और उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला, उनकी जो है प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा उनके बारे में। ठीक है, दुष्यंत, ठीक है, और शकुंतला, तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। ठीक, तो इसमें जो है कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी इसके बारे में, कि दुष्यंत और शकुंतला जो थे वो दोनों, ठीक, हाँ जी, भरत, इनके पुत्र का नाम भरत था, तो दोनों प्रेम में थे। एक बार ये अपना जो है, ठीक है, वो निब्बा निब्बी टाइप हरकतें कर रहे थे, ठीक, समझ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी कहानी क्या है, कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ, कि दुष्यंत थे, उनकी पत्नी शकुंतला थी, शी वॉज हर कंसोर्ट, उनकी जो है प्रेमिका थी। तो दुष्यंत जो थे वो शकुंतला से बहुत प्रेम करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि इन्हें पता चला कि सैयारा मूवी रिलीज हुई है, ठीक, तो ये सैयारा मूवी देखने के लिए गए। ठीक, अभी दोनों सैयारा मूवी देख रहे थे, तभी कहीं से एक साधु महाराज आए, उन्होंने कहा कि भिक्षाम देई, मुझे जो है भिक्षा दे दो, बट देवर बिजी इन सैयारा मूवी, बेचारे बहुत रो रहे थे, सैयारा मूवी को देख के बहुत भावुक हो गए थे ये। तो फिर जो है ये आपस में जो है लगे पड़े थे निब्बा निब्बी की तरह, तो इन्होंने जो है इग्नोर मार दिया साधु को, तो साधु बहुत नाराज हो गए। साधु ने बोला कि बेटा तुम हमें इग्नोर मारोगे, तो हम जा तुम्हें श्राप देते हैं कि जिसके प्रेम में तुम इतना जो है हमें इग्नोर कर रहे हो, तुम उसी को भूल जाओगे। ठीक है, तो उन्होंने श्राप मार दिया। अब जब श्राप मार दिया तो दुष्यंत हो गया गजनी, ठीक है, भूला। तो ये शकुंतला को बोल रहा है कि बहन जी तुम कौन हो, तो शकुंतला बोली कि अभी तो तुम मुझे अपनी प्रेमिका बोल रहे थे, ठीक है, अब बहन जी बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो नाराज हो गई, और नाराज होकर जो है शकुंतला चली गई दुष्यंत को छोड़ के। अब दुष्यंत अपना पड़े हुए आराम से, ठीक है, उन्हें याद ही नहीं शकुंतला की। बाद में पता शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर वो जंगल में चली जाती हैं, जंगल में ही जो है इनका बेबी होता है जिसका नाम भरत रखता है। ठीक है,
अब कहानी क्या है, तो कहानी एक आगे ऐसी बढ़ती है कि दुष्यंत ने ना शकुंतला को एक अंगूठी दे रखी थी, ठीक है। उन्होंने जो है, हाँ जी, मेरे बाबू ने ताना ताया ठीक। तो उस टाइप का जो है हरकतें कर रहे थे, ठीक। तो हुआ क्या कि दुष्यंत ने जो है शकुंतला को एक अंगूठी दे रखी थी, अंगूठी मतलब गिफ्ट किया था, ठीक। तो हुआ क्या कि शकुंतला की अंगूठी जो है एक बार खो गई, वो तालाब वालाब में नहा रही थी, जो भी कहानी हो, तो उनकी खो गई और एक मछली ने उस वो जो अंगूठी ने उसको निगल लिया। तो फिर बाद में कहानी ये चलती है कि वो जो है मछली बाद में मछुआरे ने पकड़ ली, फिर वो मछुआरा जो है उस मछली को ले जाके जो है महाराजा को देता है, या ये कहानी मिलती है कि मछुआरा जो है उसमें से अंगूठी निकालता है, फिर अंगूठी जो है वो राजा को देता है। तो बाद में जो है राजा को उस अंगूठी को देख के शकुंतला की याद आ जाती है, तो बोलते कि वेयर इज़ माई बाबू, मेरा बाबू कहाँ गया, ठीक है, मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया। तो फिर उसके बाद वो अपने बाबू को खोजने निकल जाते हैं। फिर वो जब अपने बाबू को खोज रहे होते हैं तो उन्हें जंगल में जो है एक बेटा मिलता है, एक छोटा सा बच्चा मिलता है। वो देखते हैं कि वो बच्चा जो है शेर के दांत गिन रहा है, शेर के साथ खेल रहा है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि अरे ऐसा कैसा बच्चा है भाई, ठीक, कि वो जो है शेर के दांत गिन रहा है। तो बाद में पता चलता है उन्हीं का बेटा है। तो उसके बाद फिर जो है पी एंडिंग हो जाती है, समझ रहे हैं। तो ये जो दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई, उसी में जो है हमें विविध प्रकार के दूसरे पात्रों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें जो है मछुआरे के बारे में जानकारी मिलती है कि उस जमाने में मछुआरा आदि हुआ करता था, ठीक, मछुआरों की जानकारी मिलती है, ठीक है, मछुआरों की जानकारी मिलती है, ठीक। इसके अलावा जो है हमें इसमें क्या मिलता है, तो हमें इसमें जो है देखने को मिलता है किसके बारे में जानकारी, ठीक, ठीक है, समझ रहे हैं। ये कहानी बढ़िया लगी ना, मैंने तो शॉर्ट में सुना, इसकी और लंबी कहानी, बट इतना टाइम नहीं था तो वो शॉर्ट में बताया। तो मछुआरों की कहानी, इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। स्त्रियों की स्थिति क्या है, तो स्त्रियों की स्थिति ये थी कि जो स्त्रियां हुआ करती थी वो प्राकृत बोला करती थी, और जो पुरुष हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे। देयर वॉज अ लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज डिफरेंस था, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ जी। तो स्त्रियों की स्थिति क्या है कि जो स्त्री थी वो प्राकृत बोला करती थी, मतलब वो जो है आम लोगों की भाषा बोल रही हैं, और जो पुरुष हैं वो संस्कृत बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कहने की बात यह है कि भाई पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा, महिलाओं को पढ़ने लिखने की इजाज़त थी नहीं। तो ये चीज़ एक लैंग्वेज बैरियर को इसमें दिखाता है, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप। तो इसमें जो है हमें मछुआरों के बारे में, आम लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, स्त्रियों की स्थिति जानकारी मिलती है कि देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, तो उनको संस्कृत इतनी नहीं आती थी। जैसे आज हो गया ना कि भाई जो पुरुष है वो इंग्लिश बोल रहा है, महिला हिंदी बोल रही है, क्योंकि उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा नहीं। तो उसी टाइप का है कि महिला को जो है प्राकृत बोलना है क्योंकि उसको संस्कृत नहीं आती, और पुरुष को संस्कृत आती है, तो दे आर स्पीकिंग इन संस्कृत एंड महिला इज स्पीकिंग इन प्राकृत। तो देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, क्यों, क्योंकि उनको स्कूल नहीं भेजा गया, गुरुकुल नहीं भेजा गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई, ठीक। तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा आप इसमें याद रखिएगा, इसके अलावा आप इसमें याद रखिएगा कि अगर हम जो है इसी में तीसरा पॉइंट में लिख देता हूँ, तीसरा पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिएगा कि अगर हम फाहियान के बारे में वर्णन करें, ठीक है, अगर हम फाहियान का जो है वर्णन करें, थर्ड पॉइंट इसमें आप नोट कर लीजिएगा, फाहियान, ठीक है, फाहियान जो विदेशी यात्री चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में आया था ना भारत, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आया था ये, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में भारत आया था ये। तो ये जो है चंडालों के बारे में वर्णन करता है, चंडालों का वर्णन, ठीक है, चंडालों का वर्णन, ठीक है। अब ये चंडाल कौन होते हैं भाई, जानकारी है आपको इसके बारे में। हाँ जी, जानी दुश्मन, भाई जानी दुश्मन मैंने देखी नहीं तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। हाँ जी, आज महिला यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, हाँ तो अच्छी बात है, करनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देखिए जो फाहियान है, हाँ जी सही बात है। तो आप याद रखिएगा जो चंडाल हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, कि इनके बारे में कहता है कि ये शहर के बाहर रहा करते थे, और जब वो अंदर आना होता था, ठीक है,
तभी लोग कैसे बातें करते थे, कैसे बातें करते थे, पुरुष संस्कृत में बात करते थे, ठीक है, और जो महिलाएं होती थी प्राकृत में करती थी। अब भाई जो जिसको संस्कृत आती है उसको प्राकृत तो आती ही होगी, उसी तरीके का है कि भाई जिसको अंग्रेजी आती है उसे हिंदी तो आती है ऑब्वियस है, तो हिंदी में तो बात ही कर लेता था। अछूत लोग कह सकते हैं, नारा लाख जलाने वाले कह सकते हैं, सही बात है। तो ये जो है शहर के बाहर रहते थे, ठीक है, ये जो है शहर के बाहर निवास किया करते थे, शहर के जो है बाहर निवास कहते थे। और जब शहर के अंदर आते थे तब ये डंडे से आवाज किया करते थे, अंदर आने पर आवाज करना, ठीक है, ताकि कोई भी जो है इनसे नहीं छुए, और लोग इनकी परछाई से भी डरते थे, मतलब कहते थे कि इनकी परछाई भी पड़ जाएगी तो अछूत हो जाएंगे। समझ रहे हैं? प्राकृतिक कैसे बोलते हैं, जैसे आज हिंदी है, जैसे आज हिंदी उसी तरीके की लैंग्वेज है, इट्स एन ओल्ड लैंग्वेज, ये एक पुरानी भाषा है। प्राकृत का मतलब ही हुआ ना पुरानी भाषा, ठीक है। तो आज की जो हमारी भाषाएं ना जो भी हैं, जैसे मराठी हो गया, ठीक है, जैसे आपकी जो है ये हिंदी हो गया, ये सारी भाषाएं उसी से निकली। प्राकृत, प्राकृत इज द ओल्डर वर्जन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, हमारी भाषाओं का पुराना जो है ये होता है, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज जो है ये पुरानी भाषा है, ठीक है, पुरानी भाषा, ठीक है। अछूतों का वर्णन होता था, बिल्कुल सही बात है। प्राकृत बोलकर बताइए, जो बोल रहे हैं वही प्राकृत है भाई, और कैसे बोलें, जो हम बोल रहे हैं वही प्राकृत है, ठीक है भाई। पाली, पाली भी उसका एक उदाहरण है, ठीक है, पाली हो गया, मगधी हो गया, ठीक है, पैशाची हो गया, मराठी हो गया, ठीक, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, ठीक, मलयालम हो गया, कन्नड़ा हो गया, सब उसी से निकली है, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज जो है सबसे पुरानी है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। शूद्र का, हाँ वाह बढ़िया भाई, एकदम सही बात है, ठीक है, वो भी बात आपने सही कही है। कौन सिटी के बाहर निवास करता था? चंडाल, चंडालों का वर्णन किया है ना इसने, समुद्रगुप्त थोड़ी रहेगा बाहर, आप खुद ही सोचिए। चंडालों का इसने वर्णन किया है कि चंडाल जो थे वो शहर के बाहर निवास करते थे और अंदर आने पर ये आवाज करते थे। बता दिया आपको शशांक जी, ठीक है ना भाई। चंडाल जो थे वो शहर के बाहर रहते थे, अंदर आने पे आवाज करते थे, जो एक प्रकार की कह सकते हैं भेदभाव की व्यवस्था को दिखाता है। और कौन इनके बारे में बताता है? तो फाहियान इनके बारे में बताता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया, ठीक। अब देखो इसमें जो है कुछ आपको जो है ये इसमें दिया हुआ है, जैसे देखिए ये मछुआरे की कहानी जो मैंने आपको सुनाई ना, ठीक, तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है, ठीक है, कीमती अंगूठी मिली, शकुंतला की थी, मछली निगल गई, राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी पर आरोप लगाया, फिर उसके बाद राजा खुश हुए, इनाम दिया, लेकिन दोनों ने मिलकर जो है इनाम का हिस्सा जो है उससे हड़प लिया, ठीक है। फाहियान विदेशी था, बिल्कुल सही बात है। वॉइस किस तरह से था मतलब, ठीक है, समझ रहे ना। जो महिला निम्न वर्ग से शादी करने के बाद जो उसके बच्चे होते हैं वही चंडाल। हाँ मतलब कह सकते हैं उसमें जो ब्राह्मण महिला, मतलब स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो ब्राह्मण महिला का विवाह अगर शूद्र पुरुष से हो जाए, ब्राह्मण महिला का विवाह अगर शूद्र पुरुष से हो जाए तो उससे जो संतान पैदा होती थी उसको चंडाल बोलते थे, ठीक है। ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रतिलोम विवाह, ठीक है। मांस बेचने वाले को भी कहते थे, हाँ तो वो इसी तरीके काम करते थे, मांस बेचने का काम, इसी तरीके काम, ठीक है। इसके बाद देखिए राजा की सेना के बारे में यहाँ पे दिया है कि राजा अपने साथ बड़ी मात्रा में साजो सामान लेके चलता था, ठीक, उसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, गांव वाले उनका सत्कार करते थे, ठीक, लेकिन ये सेनाएं जो है अपने पीछे विध्वंस की करी जाती थी, ठीक है। और वाणभट्ट लिखता है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है इसका इसका तुलक, इसका तुलक, ये कौन है इसका तुलक, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो है आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है हम जो हमारा अगला वाला चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, उसके कुछ चित्र वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। फिर उसके आगे का होगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो अगला वाला जो चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, अगला वाला जो हमारा चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर। और इसी में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर भी जो है डिस्कस करेंगे, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। आपका जो क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो 10वां चैप्टर है और जो 12वां चैप्टर है, दोनों में कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में दिया हुआ है, कुछ सांस्कृतिक विकास के बारे में दिया हुआ है। तो उसके बारे में उसके बारे में जो है मैं आपसे बात करूंगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी का 10th नंबर चैप्टर और क्लास 6 की एनसीईआरटी का 12th नंबर चैप्टर, ठीक है। तो 10वां चैप्टर और 12वां चैप्टर इनको कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक विकास किस तरीके का देखने को मिला, जिसमें हम कुछ इमारतों के बारे में बात करेंगे, कुछ मंदिरों के बारे में बात करेंगे, स्तूप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कुछ वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बात करेंगे, साहित्य के बारे में बात करेंगे, भक्ति के बारे में बात करेंगे, विदेशी यात्रियों के बारे में बात करेंगे। विदेशी यात्री का तो मैंने खैर बता ही दिया। हाँ जी बिल्कुल बता रहे हैं भाई, चैप्टर का नाम बता रहे हैं आपको। तो चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्रकला और पुस्तकें, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? इमारतें, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इमारतें, चित्र और किताबें, बिल्कुल सही बात है। तो इमारतें, चित्रकला व पुस्तकें, ठीक। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? चैप्टर का नाम हो गया इमारतें, ठीक है, इमारतें, चित्रकला, ठीक है, इमारतें, चित्रकला और पुस्तकें, ठीक है। हाँ जी, इमारतें, चित्रकला व पुस्तकें, इमारतें, चित्रकला व पुस्तकें, ठीक है। अब बेसिकली वाला जो चैप्टर है इसमें हमें सांस्कृतिक विकास, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट जो है। आंचल कह रही सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? ये आया था कल जो है उसमें, ठीक है, आरओ के एग्जाम में, केसरिया स्तूप, ठीक है, केसरिया। हाँ जी पीडीएफ डलवा देंगे, बोल देंगे, ठीक है। बाकी आप जो है मैनेजमेंट को कॉल कर लीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप एक बार कृपा करके मैनेजमेंट से भी बात कर लीजिएगा, तो आपको दिला देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा स्तूप जो है वो है आपका केसरिया स्तूप, केसरिया, जो आपको आरओ के एग्जाम में दिया था, ठीक है। पीडीएफ डलवा देंगे जी, बिल्कुल डलवा देंगे भाई, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या क्या है, तो देखो इसमें कल्चरल डेवलपमेंट के हमें कुछ बातें करनी है। जैसे कि हम इसमें बात करेंगे, जैसे कि हम इसमें बात करेंगे मुख्य रूप से किसके बारे में, तो हम बात करेंगे, उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रगति का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको जो इसमें दिया है एनसीईआरटी में, वो है आपका मेहरौली का लौह स्तंभ, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया है वो है आपका मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ, ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे स्तूप के बारे में, कि भाई स्तूप कौन सा क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से इनका जो है विकास हुआ, स्तूप के बारे में। फिर इसमें हम बात करेंगे मंदिरों के बारे में, ठीक, मंदिर। तो मंदिर में आपका जो है गुहा मंदिर भी हैं, ठीक है, केव टेम्पल भी हैं, गुहा मंदिर भी हैं, और आपका जो है अन्य मंदिर भी हैं जिसमें संरचनात्मक मंदिर वगैरह, ठीक है। ये आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे साहित्यिक विकास के बारे में, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे साहित्यिक विकास के बारे में, ठीक। और इसमें फिर लास्ट में बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है, वह है आपका धार्मिक विकास, ठीक है, वह है आपका धार्मिक विकास, जिसमें मुख्य रूप से, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से आपको दिया हुआ है भक्ति के बारे में, ठीक है, और बोधिसत्व के बारे में, भक्ति के बारे में और बोधिसत्व के बारे में, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों को जो है हम मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, कभी जंग ना लगने वाला स्तंभ। स्तूप क्या होता है बताएंगे, स्तूप के बारे में आज बताएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी केसरिया स्तूप है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना जी। तो इसमें थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं, जैसे देखिए अगर मैं लिखूं तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया,
ये चौथा हो गया, ठीक है, ये पांचवा हो गया, ठीक है, ये पांचवा हो गया। तो 5 पॉइंट है कुल। तो इसमें पहला वाला पॉइंट अगर इसके कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवाऊँ, छोटा सा ही है, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखो, तो इसमें अगर पहला पॉइंट अगर हम बात करें, पहला पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट क्या है, वैज्ञानिक प्रगति। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका वैज्ञानिक प्रगति। तो वैज्ञानिक प्रगति में आप नोट करिएगा, इसका जो प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलता है, इसका जो प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलता है, ठीक है, मेन एग्जाम्पल जो है वो है आपका लौह स्तंभ, ठीक है। मेन एग्जाम्पल क्या है, तो मेन एग्जाम्पल है आपका इसका लौह स्तंभ, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिएगा जो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया है। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट नोट करिएगा कि भाई इसकी अवस्थिति क्या है, वेयर इट वॉज सिचुएटेड, ये कहाँ पे सिचुएटेड था। तो ये आपका जो दिल्ली का एरिया है, महरौली, जो यहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स है, तो महरौली में स्थित है, ठीक है। इसे महरौली का लौह स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। महरौली में है, दिल्ली में है, ठीक है, महरौली में है, दिल्ली में है, ठीक। इसके जो है ऊंचाई भी दी हुई है, हालांकि इतना ज़्यादा कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो ऊंचाई है वो लगभग 7 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई है आपकी 7.2 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, 7.2 मीटर। और इसका जो वजन है वो है लगभग 3 टन, यानी 3000 केजी के आसपास। वजन कितना है, तो वजन है इसका 3 टन, ठीक है। 1 टन में 1000 किलो होता है, तो 3000 किलो के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा इसमें चौथा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, चौथा पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ये जो है विविध प्रकार से, ठीक है, ये जो है विविध प्रकार से सुसज्जित है, विविध प्रकार से सुसज्जित है और उत्कीर्णित है। इसको अलग अलग तरीके से जो है सजाया गया है, और इस पे जो है हमें उत्कीर्णन, यानी उसे कह सकते हैं ना कि खुदाई टाइप का देखने को मिलता है। तो उत्कीर्णित है, ये विविध प्रकार से सुसज्जित और उत्कीर्णित है, ठीक। और इसको जो है संबंधित माना गया है, ठीक, ये जो संबंधित है, ठीक। इसमें 5वां पॉइंट लिखिएगा, चंद्र नामक शासक से संबंधित, चंद्र नामक शासक से संबंधित। ये चंद्र नामक शासक से संबंधित था, जिसकी जो साम्यता बिठाई गई है, जो माना गया है कि ये कौन है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। ये संभवतः जो है यह गुप्त शासक, संभवतः जो है यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड था। संभवतः ये कौन था, तो संभवतः ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड था, ठीक है। तो ये इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से गुप्त काल तक, उसे कहते हैं ना मेटलर्जिकल डेवलपमेंट, धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति। तो यह महरौली का जो लौह स्तंभ है वह धातु के विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को दिखाता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, धातु विज्ञान क्षेत्र में प्रगति। यह जो है धातु विज्ञान क्षेत्र में, धातु विज्ञान क्षेत्र में प्रगति को दिखाता है, जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि ये अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है, अभी तक जंग ना लगना, ठीक है। हालांकि इसका जो बेस है, जमीन के अंदर वाला जो बेस है, उसके बारे में कहा जाता है कि अब इसमें जंग लगने लगी है, लेकिन फिर भी ओपन में रहने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगी है, ठीक है। समझ रहे हैं, गुप्त वंश का शासक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई, समझ में आया आपको ये बात, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि वैज्ञानिक प्रगति, इसका उदाहरण लौह स्तंभ है जो महरौली दिल्ली से मिला है। इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, ऊंचाई जो है 7 मीटर है, वजन 3 टन है, अलग प्रकार से इसको सजाया गया है। चंद्र नाम से शासक से रिलेटेड है, जो संभवतः कौन था, तो चंद्रगुप्त सेकंड था। और ये धातु विज्ञान यानी मेटलर्जिकल डेवलपमेंट को दिखाता है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, ठीक है भाई। अब देखो ये जो है, अच्छा ये तो खैर नहीं, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस पर्टिकुलर चीज, है ना, देख पा रहे हैं ना, एक लंबा सा। तो ये जो है आपको, ये उदाहरण है महरौली के लौह स्तंभ का, और ये कहाँ पे है,
तो आप देखिएगा कि जो आज आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कुतुब मीनार है, आपने देखी होगी कभी कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का जो एरिया है, उस कुतुब मीनार के एरिया में जो है ये हमें देखने को मिलता है। कुतुब मीनार का जो एरिया है वहाँ पे जो है ये है। हालांकि आज इसके चारों तरफ रेलिंग बना दी गई है, लेकिन पहले नहीं थी, तो ये पुराना फोटो है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है संभवतः विष्णु को समर्पित एक स्तंभ हुआ करता था। हालांकि ऊपर से अब विष्णु की आकृति गायब हो गई है, तो लेकिन अभी भी जो है ये काफ़ी अच्छी अवस्था में है और इस पर जंग नहीं लगी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये है, ये जो फोटो देख रहे हैं ये सांची के स्तूप का चित्र है। सांची का स्तूप ये जो है कई साल तक बनता रहा। इसमें शुरुआत अशोक के ज़माने से हुई, बाद में रेलिंग प्रवेश द्वार शुंग शासकों ने जोड़ी। तो ये किसका उदाहरण है? आपने देखा है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये स्तूप का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अब कल बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है क्या डिस्कस किया? आज हमने गुप्तोत्तर काल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, और हम बस एक लास्ट चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 दोनों कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में है, तो उसको जो है हम बात करेंगे। ठीक है ना जी? हाँ, 7.2 मीटर है हाइट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन वाला, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप बताइए किसी प्रकार का कोई प्रश्न, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन? आपको समझ में आ रहा है भाई? जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ जी विद्यार्थियों, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ डाउट? कोई डाउट है आपको? शानदार सेशन। अच्छा बबीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी स्टूडेंट को भी यही कहूँगा कि पीडीएफ को लेकर परेशान ना हो। आपको अगर मान लीजिए पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप मैनेजमेंट को एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो कह दिया, तो बोले वो हमने डाल दिया है, तो आगे के भी जो है डाल देंगे। ठीक है, आंचल कह रही है मेरा क्या लिखा, स्तूप वाला क्वेश्चन गलत हो गया, बीच बीच में ऐसा क्यों बता दिया करो आप। अच्छा अच्छा, देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो रैंडम क्वेश्चन होते हैं। ये जो है, अब देखिए 30 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन सही करने की। अब बहुत सारा है, मैंने सांची का स्तूप लगा दिया, कोई बात नहीं। अब ऐसा होता है भाई, वही वाली बात है कि देखो एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए इसके बारे में मालूम नहीं ना, तो फैक्ट तो 1 लाख है। अब कौन सा वाला फैक्ट कैसे कहाँ पे पूछ लिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे वो अमरावती स्तूप वाला क्वेश्चन पूछा था कि अमरावती स्तूप किसने बनवाया, कोई तरीका बनाई बताइए लर्न करने का। तरीका एक ही है, रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार जो है चीज़ें नज़र के सामने से गुजरेंगी, उतना याद रहेगा। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन कीजिए। जितनी ज़्यादा बार रिवीजन कर सकते हैं उतना जो है आप याद रख पाएंगे। और रिवीजन कर सकते हैं आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो भाई अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, प्रियंका, ईशा, शशांक, खुशी, कनक, आंचल, ज्योति, धन्यवाद। मेरा भी गलत हो गया। रितिका, अच्छा आपने भी एग्जाम दिया था? कोई बात नहीं। अब इतना देखिए 30 क्वेश्चन आया था, 30 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे भाई, ऐसे में कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, पता नहीं था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा, छोटा क्यों था, अच्छा था, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है, एग्जाम में हर तरीके क्वेश्चन आता है, तो परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। नीतू, आंचल, रितिका, खुशी, प्रियंका, ईशा, शशांक, पूजा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही ना सर, पहले सिलेबस कवर कर ले। हाँ जी, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सिलेबस पहले कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ भी नहीं भूलेगा। ठीक है, आंचल कह रही मैं तो रोई थी। ओहो, इतना दुख जीवन में? ऐसा भी दुख नहीं करना है भाई, अभी ना जाने कितने एग्जाम होंगे। ठीक, तो शैलजा, आंचल, रितिका, खुशी, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि कैसा जो है आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नमस्कार जी, आकांक्षा जी, आमीन जी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो स्तूप वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है ना जी? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, वही आपने बताया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर करिएगा,
तो सर को बोलिएगा, आपको करा देंगे। ठीक है, PYQ देखिए, PYQ से हो जाएगा, हम भी करवा देंगे। ठीक है, हमें बोला जाएगा तो हम भी करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम भी करा देंगे, बट पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहले तो हमारा जो वो है प्रेफरेंस सिलेबस कंप्लीट करने का है, उसके बाद समय मिलेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम मिलेगा तो करा देंगे, अदरवाइज आप अपने से भी PYQ ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, PYQ ज़रूर कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। कल जो RO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे PYQ पूछे गए। ठीक है, आप देखिएगा कि 30 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे थे, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे PYQ से आए थे। अगर आपने PYQ कर रखे हैं तो आराम से जो है आपका पेपर निकलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, छोटे क्वेश्चन ही बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल को कुछ और डिस्कशन के साथ। धन्यवाद। ठीक है, ओके जी, पूजा जी, रितिका, शशांक, बाकी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। थैंक यू।